अस्सलाम वालेकुम सब पार्टिसिपेंट्स का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। और जैसा कि द टाइम मैनेजमेंट एंड हाउ टू मैनेज इट, इसको हम पार्ट 1 जो है वो पहले ले चुके हैं। और होप आप सब ने जो है वो रिकॉर्डिंग भी देख ली होगी, और जिन्होंने अटेंड किया है वो भी इंतज़ार कर रहे होंगे कि हमें मज़ीद इसके ऊपर सजेशंस मिलें, एडवाइसेस मिलें। और आज भी हमारे साथ वसीम खान हैं, जो मेंटोर हैं हमारे, और टाइम मैनेजमेंट के ऊपर हमें एडवाइस करेंगे। और मैं उनको कहूँगी कि यू मे स्टार्ट प्लीज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आवाज़ सबको आ रही है? होस्ट, इज द ऑडियो क्लियर? यस, ऑडियो इज क्लियर। ठीक है, चलो उस्मान शेयर करें स्क्रीन। तो लास्ट टाइम हमने कॉजेस देखी थी टाइम मैनेजमेंट में जो इश्यूज होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर जो आप लोगों के फीडबैक फॉर्म को मैंने देखा था, उसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस आए थे प्रोक्रेस्टिनेशन पे। और वाकई प्रोक्रेस्टिनेशन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो हमें टाइम मैनेजमेंट में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, मसले आते हैं, उसमें प्रोक्रेस्टिनेशन जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड करें जी। प्रोक्रेस्टिनेशन की वजूहात हमने हल्की सी डिस्कस की थी। आज हम मजीद इसकी जो डेप्थ में जाएंगे कि प्रोक्रेस्टिनेशन की क्या वजूहात हैं, उसके पीछे न्यूरो साइंस क्या होती है, और क्यों हम टास्क को डिले करते हैं, उसकी वजह क्या होती है। उन चीज़ों को ओवरकम करना, उन चीज़ों के ऊपर काबू पाना ज़रूरी है किसी भी टास्क के करने से पहले। बीच में कुछ क्वेश्चंस आए थे जिसमें प्रॉब्लम्स थे कि जी हम कैसे करें कैसे करें। कैसे भी हम आपको बताएंगे, लेकिन कैसे से पहले क्यों का समझना बहुत ज़रूरी है कि क्यों होता है। जब आपको वो चीज़ समझ आ जाएगी तो फिर आप कैसे को हैंडल आसानी से करेंगे। उसके अलावा टूल भी शेयर किया था, आप सबको मिल गया होगा कि आपने किस तरह असेसमेंट करनी है कि टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से किस जगह पे आपको प्रॉब्लम आती है। उस टूल में आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन जब आप आंसर करते हैं वो आपके अपने लिए है। जब आप आंसर करते हैं तो वो आपको बताता है कि ये बेसिकली ये एरिया है जिसके ऊपर आपको फोकस करना है टाइम मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। उस टूल के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर जो है ना क्वेश्चंस में फीडबैक फॉर्म में आप वो क्वेश्चन ज़रूर लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड करें जी। तो बेसिक प्रोक्रेस्टिनेशन में अगर हम मजीद थोड़ा सा डीप जाएं, प्रोक्रेस्टिनेशन होती क्या है। प्रोक्रेस्टिनेशन किसी भी काम को डिले करना, और उसकी वजह होती है वॉलंटरी। वॉलंटरी का मतलब यह है कि आप खुद से उस काम को डिले कर रहे हैं, कोई और चीज आपको उस काम से रोक नहीं रही, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई टास्क है, कोई काम है जो आपने पूरा करना है, लेकिन उसमें मसला ये है कि कोई जैसे अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस कहता है। अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस वो होते हैं जो आपके इख्तियार में नहीं होते। कोई ऐसे हालात हो जाते हैं, कोई खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई मसला हो जाता है जिसकी वजह से आपका टास्क डिले हो जाता है। वो आपके इख्तियार में नहीं है, लेकिन आप अपना इख्तियार होते हुए किसी काम को डिले करते हैं, तो वो प्रोक्रेस्टिनेशन में आती है। अब उसमें क्या होता है, फियर ऑफ फेलियर। फियर ऑफ फेलियर का मतलब ये है कि आपको पहले से ये डर होता है कि ये काम जो है ना ये मेरा गलत हो जाएगा, मैं इसमें नाकाम हो जाऊंगा, पूरा नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। या लैक ऑफ मोटिवेशन, आपका दिल ही नहीं कर रहा कि उस काम को किया जाए, उस काम की नोयत ऐसी है जिसमें आपकी दिलचस्पी नहीं है। हम इसकी वजूहात में जाएंगे। लेकिन आपकी दिलचस्पी ही नहीं है उस काम की। काम आपने अपने सर पे ले लिया, लेकिन अब आपकी उसमें दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि उससे आपको कोई खातिर ख्वाह फायदा नजर नहीं आ रहा, ठीक है। आपको नजर नहीं आ रहा। अब फायदा उसमें है या नहीं है वो एक अलग डिस्कशन है, लेकिन आपको उसमें फायदा नहीं नजर आ रहा। फिर आप ओवरवेल्म्ड। ओवरवेल्म्ड का मतलब ये आपने इतने सारे काम जिम्मे ले लिए कि अब समझ नहीं आ रही, ठीक है। ओवरवेल्म्ड के मतलब आप सोच रहे हैं कि यार ये काम पहले करना है या ये काम पहले करना है, आप उसको प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे। और
आप फंसे हुए हैं उस उलझन में कि यार मैंने कौन सा वाला काम पहले करना है, तो आप ओवरवेल्म हो चुके हैं। ठीक है। और ये ओवरवेल्म वाली सिचुएशन तब आती है जब आप किसी भी काम की जो डेडलाइन होती है पूरा करने की, कि मैंने इस टाइम तक ये काम पूरा करना है, उस टाइम तक आप पूरा नहीं कर पाते, और जैसे जैसे वो टाइम करीब आता जाता है आपकी वो ओवरवेल्म वाली कैफियत जो है वो ज्यादा होती जाती है। और फिर आप क्या हो जाते हैं, आप इनडिसाइसिव हो जाते। इनडिसाइसिव मतलब आप डिसीजन नहीं ले पाते, आप फैसला नहीं कर पाते कि अब ये मैं कैसे करूं, कहां से शुरू करूं, और किस तरह से इसको इसकी तकमील करूं या इसको पूरा करूं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं। अच्छा, अब इस डायग्राम को देख के घबराना नहीं है आपने बिल्कुल। आपको जो है मैं इतना कोई मुश्किल उसमें नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन आपके ब्रेन के दो सिस्टम्स हैं बस, इसके आप जान लें कि एक प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है और एक लिम्बिक सिस्टम है। ठीक है, मुश्किल से नाम है। जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो बाहर का हिस्सा है। ठीक है, जो आपको नजर आ रहा है लेफ्ट साइड पे, ठीक है, बाएं हाथ पे जो नजर आ रहा है वो आपका फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये जो लाल में हाईलाइट, ये पूरा कॉर्टेक्स है व्हाइट कलर का, और ये फ्रंटल इसका फ्रंट वाला हिस्सा है। ठीक है, नाम से जाहिर है। और लिम्बिक सिस्टम जो है ये इसके बिल्कुल अंदर का हिस्सा है। ठीक है, अब इसमें ये बाकी कंपोनेंट्स, इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जब किसी भी काम का डिसीजन लेते हैं ना, तो ये इन दो सिस्टम्स जो है या इन दो पार्ट्स जो है ना, इसके बीच की लड़ाई है, इसके बीच की जंग है। फ्रंटल कॉर्टेक्स क्या कहता है कि फ्रंटल कॉर्टेक्स आपका आपको बता रहा होता है कि ये काम करना है, ये ऐसे करना है, ये वैसे करना है, ये इस तरह से करना है। वो आपको डेटा दे रहा होता है। डेटा का मतलब क्या है कि आपने कोई भी काम करना है तो आप फॉर एग्जांपल आपने एक घर बनाना है। ठीक है, अब उस घर बनाने के लिए आपने इरादा तो कर लिया है, काम गोल है घर बनाना, घर की तकमील। ठीक है, अब उस घर से पहले के जितने भी स्टेप्स हैं कि उसका मटेरियल कहाँ से आएगा, प्लॉट लेना है, प्लॉट के लिए फिर मटेरियल का बंदोबस्त करना है, उसके लिए पैसों का बंदोबस्त करना है, ये सारा है डेटा। ये डेटा आपको दे रहा होता है आपका कॉर्टेक्स। आपका कॉर्टेक्स जो है वो आपको बता रहा होता है कि इस पे इतने पैसे लगेंगे, ये होगा। ये आप जितनी भी रिसर्च करते हैं ना घर बनाने की, आप बात करते हैं ठेकेदार से, बात करते हैं आर्किटेक्ट से, बात करते हैं, ये सारा डेटा आपको दे रहा होता है। ठीक है, कॉर्टेक्स दे रहा होता है। जो लिम्बिक सिस्टम है इसका ताल्लुक है आपके जज्बात से, आपके इमोशंस से। अब आप जितने भी फैसले करते हैं वो इमोशंस के बेस पे करते हैं। इमोशंस के बेस का मतलब ये होता है कि आप, तो अगर किसी काम से आपको लगता है खुशी होगी या आपको कोई लज्जत महसूस होगी, तो आप उस काम के पीछे जाते हैं। लेकिन जिस काम में आपको मुशक्कत का, फेलियर का, या फिर आपको कोई ऐसा अंदेशा हो कि नुकसान का अंदेशा हो, या आपको लगे कि जी इस काम में नुकसान ज्यादा है फायदा कम है, तो वो इमोशन जो है ना, वो उसके बेस पे आखिरी फैसला आप उसी के बेस पे करते हैं। बल्कि ये एक साइकोलॉजिस्ट हैं डैनियल kahneman, उसको नोबेल प्राइज भी मिला था इस बात पे कि वो कहते थे कि हम 90% से ज्यादा जितने भी हमारे फैसले होते हैं ना, डिसीजंस, वो हम इमोशन के बेस पे करते हैं, अपने जज्बात के बेस पे करते हैं। ठीक है, और इन्हीं जज्बात के बेस पे बाजों का जल्दबाजी वाले फैसले भी होते हैं, और बाजों का हम कामों को डिले भी करते हैं। आगे देखते हैं हम इसमें इसको किस तरह से मजीद आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। अच्छा जी, जैसे मैंने आपको बताया ना कि डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, इम्पल्स कंट्रोल, ये इसका मतलब क्या है। प्लान मैंने आपको बता दिया कि पूरा अपने घर के लिए जो प्लानिंग करनी है। इम्पल्स कंट्रोल का मतलब ये होता है कि वो कॉर्टेक्स आपको बता रहा होता है कि ये काम ना करो, ये हो सकता है, वो हो सकता है, वो जितने भी अंदेशे होते हैं वो आते हैं, वो सारा कुछ आपको कॉर्टेक्स बता रहा होता है। लेकिन इसको ओवर रूल करने का मतलब क्या होता है, आप वो जो कोर्ट के केसेस में होता है ना, जो ओवर रूल हो जाती है कोई बात, ओवर रूल का मतलब ये कि इन सब चीजों को नजरअंदाज करके आपका जो लिम्बिक सिस्टम है वो कहता है नहीं जी, क्योंकि इस काम में लज्जत है, खुशी है, और इस काम में मुझे फौरन फायदा ज्यादा है, तो लिहाजा वो लिम्बिक सिस्टम आपका जो है ना वो कॉर्टेक्स को दबा देता है और वो फैसला ले लेता है। और उस फैसले का नतीजा फिर
किसी भी तरफ निकल सकता है, वो अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है। और लिम्बिक सिस्टम जो है ना, इसकी प्रायोरिटी क्या होती है, लिम्बिक सिस्टम को क्या पसंद है या क्या चीज इसको ड्राइव करती है, वो होता है फौरन उसे रिवॉर्ड चाहिए, उसे फौरन उस काम का अच्छा नतीजा चाहिए, बुरा नहीं, अच्छा नतीजा। ठीक है। और लिम्बिक सिस्टम ही वो चीज है जो आपको कंफर्ट पे आमादा करता है। कंफर्ट मींस कि आपको सहल पसंदी की तरफ लेके जाता है, कि यार कोई काम आसानी से होता है, जो शॉर्टकट के जरिए हो जाता है, जिसमें कम तकलीफ उठानी पड़ती है, उस काम की तरफ आपको ज्यादा पुश करता है लिम्बिक सिस्टम। और लिम्बिक सिस्टम ज्यादातर इस जंग में जो है वो कामयाब हो जाता है। क्यों? क्योंकि लिम्बिक सिस्टम चलता है डोपामीन के ऊपर। ठीक है। उस पर आपने जो है वो साहिल अदीम के काफी लेक्चर सुने हुए हैं, मुझे कुछ कहने की भी जरूरत नहीं है, यू नो डोपामीन क्या होता है और सेरोटोनिन, वरना आप जाके वो लेक्चर सुन सकते हैं। ठीक है। तो उस डोपामीन की वजह से वो लिम्बिक सिस्टम को जब मिलती है तो वो उसको फौरन उसका नतीजा चाहिए होता है। तो वो जो लॉन्ग टर्म या कोई लंबा टास्क और लॉन्ग टर्म जो गोल होते हैं, वो आप जो है डिले कर देते हैं कि यार अब इस काम में कौन पड़ेगा, इस खप में कौन पड़ेगा, छोड़ो, जो छोटे वाले काम है जो फौरन से। और यही वजह है कि लोग ये जो लोग जुआ खेलते हैं, या लोग जो कहते हैं ना, मुझे यहाँ पे वो एक सेइंग याद आती है, बल्कि मैंने देखी थी, मुझे उनका नाम नहीं याद, लेकिन वो कहते हैं, बड़ी जबरदस्त उन्होंने बात की थी, कि किसी भी लज्जत के पेश नजर गुनाह मत करो, क्योंकि लज्जत खत्म हो जाएगी, वो गुनाह बाकी रहेगा। और किसी भी मुशक्कत के डर से नेकी ना छोड़ो, क्योंकि मुशक्कत खत्म हो जाएगी लेकिन वो नेकी बाकी रहेगी। ठीक है। तो मुशक्कत के डर से अगर आप वो काम छोड़ते हैं, तो ये फिर इससे फिर प्रॉब्लम्स बनती हैं। आप शॉर्टकट्स तलाश करते हैं, आप छोटे रास्ते तलाश करते हैं। और मजे की बात है कि वो शॉर्टकट आपके जहन में होता है कि हाँ यार ये काम मैं इस तरीके से कर लूंगा, जिससे जिसे हम क्या अपने जबान में कहते हैं ना, जुगाड़, के जुगाड़ कर लेंगे इस काम का। तो वो जुगाड़ के चक्कर में हम काम को लेट कर देते हैं। ठीक है। उस काम को टाइम ज्यादा चाहिए होता है, हकीकत पसंदी पे हम बिलीव नहीं करते, और हम कहते नहीं यार मुख्तसर टाइम में ये काम हो जाएगा। और जब वो डिले हो जाता है और आखिरी वक्त पे पहुंच जाता है, फिर हमें पता लगता है कि वो शॉर्टकट भी अब काम नहीं कर रहा। तो वो हमारे लिए फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। ठीक है। ठीक है। ये जैसे मैंने आपको बताया डोपामीन और रिवॉर्ड, ये डोपामीन आपको इंस्टेंट रिवॉर्ड देता है। ठीक है। तो यहाँ पे प्रोक्रेस्टिनेशन कैन बी पार्टली एक्सप्लेन्ड बाय द ब्रेन्स टेंडेंसी टू फेवर टास्क दैट ऑफर इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। ठीक है। मैं आपको उर्दू में भी समझाया, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, फौरन उसका हमें जो है ना वो उससे फौरी लज्जत मिलती है, हम उस काम की तरफ ज्यादा हमारा रुझान होता है, हम उस काम की तरफ ज्यादा जाते हैं, और वो आसान होते हैं, उसमें हमें मजा आता है उन कामों में। ठीक है। अब होता क्यों है, क्यों हम उन कामों की तरफ जाते हैं? पहली बात तो ये है कि हम इमीडिएट रिलीफ, जो किसी काम का स्ट्रेस होता है, हर काम का स्ट्रेस होता है, आपने जो भी काम अपने जिम्मे लिया हुआ है या जो भी काम आप करना चाह रहे हैं, तो उसमें एक एक स्ट्रेस होता है आपको, एक टेंशन होती है कि यार ये काम करना है हमने। ठीक है। अब उस स्ट्रेस को अवॉइड करें, क्योंकि दिमाग जो है आपका, वो जो मैंने बताया ना, लिम्बिक सिस्टम जो है वो स्ट्रेस को अवॉइड करता है, उसको स्ट्रेस पसंद ही नहीं है, आपके दिमाग को स्ट्रेस नहीं पसंद। आपका नफ्स आपको इस बात पे आमादा करता है कि आराम करो, आप अपने कंफर्ट जोन में जाओ, आप अपने आराम का पहले ख्याल रखो। इस वजह से उस स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए हम उस काम को टाल देते हैं, उस वक्त के लिए उस काम को हम टाल देते हैं, जिससे हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है, उस थोड़े टाइम के लिए वो स्ट्रेस कम हो जाते हैं, तो हम उसको टाल देते हैं। ठीक है। लेकिन उसका लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस, या जो जो दूर दूर रस जो उसके नतायज होते हैं, वो ये होते हैं कि वो टेम्पररी तौर पे तो वो काम जो है हमारा टल जाता है और हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है, लेकिन जब वो डेडलाइन करीब आती है तो वो स्ट्रेस वापस उससे ज्यादा, कई गुना ज्यादा शदीद तरीके से वापस आता है। बिल्कुल जैसे कोई स्प्रिंग होता है ना, उस स्प्रिंग को आप दबा देते हैं, जब आप उसको छोड़ते हैं तो वो ज्यादा जोर से उछलता है, तो वो स्ट्रेस फिर वापस हमें ज्यादा शिद्दत से आके हिट करता है, और उससे हमारी जो प्रोडक्टिविटी होती है ना वो बिल्कुल डाउन हो जाती है। और यही वजह है कि मतलब बहुत से लोगों को ये मसला इसलिए पेश आता है कि
वो वक्ती तौर पे समझते हैं कि जी ठीक है, काम टल गया, कोई नहीं, बाद में हो जाएगा। लेकिन जब बाद में उनको समझ आती है कि यार ये काम मुझे पहले करना चाहिए था, और ये काम तो उस टाइम पे शुरू कर लेना चाहिए था, लेकिन दैट इज टू लेट, क्योंकि टाइम को आप वापस नहीं ला सकते। जिस तरह हमने इससे पहले सेशन में टाइम की इंपॉर्टेंस बताई थी ना, कि टाइम आपके हाथ से निकल रहा है, वो मुसलसल जा रहा है, और आपने अगर वो टास्क टाइम पे शुरू नहीं किया तो बाद में फिर उसका करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हर काम के लिए एक खास वक्त चाहिए होता है, और उस वक्त का तयन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि किस काम को कितना वक्त चाहिए, तब तक आप इस मसले में और इस प्रोक्रेस्टिनेशन के जो सर्कल में फंसे रहेंगे। और ये मैंने स्टूडेंट से लेकर काफी जो है ना वो उस तक इवन प्रोफेशनल लेवल पे देखा है कि ये प्रॉब्लम्स होती हैं। और इस प्रॉब्लम से हम जिंदगी में किसी न किसी दौर में हम खुद गुजर चुके होते हैं। ठीक है, अच्छा, यहां तक अगर कोई क्वेश्चन है तो यहां तक मुझे कोई क्वेश्चन अगर है तो बताएं। तो आपको समझ आ गई है यहां तक? मुझे कोई भी क्वेश्चन हो यहाँ पे, मैं साथ एक आध क्वेश्चन जरूर ले रहा हूं ताकि वो एंगेजमेंट रहे। जी हफ्सा। ओके, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा एक्चुअली क्वेश्चन है लास्ट लेक्चर से थोड़ा रिलेटेड है कि आपने जब हमें बताया था सूरह असर का, सॉरी सूरह असर का नहीं बल्कि आपने एक आयत शेयर की थी कुरान पाक से, वेयर यू टोल्ड अस कि जब वो फरिश्ता आता है और वो आपका रिस्क, आपका टाइम और इंसान के नेक होने का या बद होने का जो है लिख के चला जाता है वहाँ पे, और वो सब कुछ डिसाइडेड होता है और उसके बाद वो हमारे कंट्रोल में नहीं रह जाती चीज़। तो फिर हम लोग ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि लाइक फिर तो हर बंदा ये इस कहेगा कि इस अगर क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को पता है, इस क्वेश्चन को एंड पे लेते हैं। मैं चाह रहा हूं ना कि अभी सिर्फ इससे रिलेटेड जो है ना, यहां तक कि आपको ब्रेन का ये जो मैकेनिज्म है, क्योंकि बहुत मतलब ये लंबी चौड़ी साइंस है, मैं बहुत इजीली बताना चाह रहा हूँ। ये आपको समझ आ गया है तो दैट्स व्हाट द गोल इज यस फॉर राइट। दिस आई मैं गॉट बहुत द स्टेप बाय स्टेप इन कोशिश कर रहा हूँ कि प्रीवियस इसको लेक्चर्स। लेके जाऊँ। ठीक है, या यहाँ पे अगर किसी को समझ नहीं आई तो मैं एक और बंदे से पूछूंगा, सिर्फ इस हवाले से सवाल करें। जी अरसलान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि डेली रूटीन्स में हमारी प्रोडक्टिविटी चल रही होती है, यानी कंसिस्टेंट, और कुछ दिन जो है वो ऐसे आते हैं दरमियान में, एक दो दिन या आप इससे ज़्यादा भी लगा लें, या फिर ये प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से होता है या इसकी और वजूहात है, यानी प्रोडक्टिविटी हमारी जो है ना वो रुक जाती है। जैसे वीकली अगर 4 से 5 दिन हमने वो लगातार वही काम किए हैं जो हमने डिसाइड किए हुए थे, प्लान्स ऑलरेडी किए हुए थे डेली बेसिस के, तो कुछ गैप्स आ जाते हैं अंदर, तो वो इसी वजह से। अच्छा ठीक है, हाँ, वह प्रोक्रेस्टिनेशन देखें, मैंने जैसे शुरू में बताया ना, किसी काम को आप अपनी मर्जी से डिले कर रहे हैं, उसकी और कोई वजह नहीं है। अगर किसी और वजह से वो डिले हो रहा है जिसमें आपका कोई इख्तियार नहीं है, तो वो प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं है। ठीक है, लिहाजा अपनी मर्जी से अपने अपना इख्तियार होते हुए किसी काम को डिले करना, ये प्रोक्रेस्टिनेशन में आएगा कि आपने वो काम शुरू ही नहीं किया। काम आप शुरू कर चुके हैं, बीच में डिलेज आ रहे हैं, बीच में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसकी अलग वजूहत हैं, उसमें भी हम जाएंगे, लेकिन फिलहाल प्रोक्रेस्टिनेशन, आप काम शुरू ही नहीं कर पा रहे, आप काम को सिरे से डिले कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली प्रोक्रेस्टिनेशन है। और फिर इसके पीछे ये न्यूरो साइंस मैंने बिल्कुल हल्की सी समझाई है आपको, हालांकि इसके बहुत से डीप मॉडल्स हैं, लेकिन फिलहाल इतना बस समझ लें कि ये दो सिस्टमों के बीच में लड़ाई है। ठीक है, वो लिम्बिक सिस्टम में और कॉर्टेक्स के अंदर, यहां तक आपको समझना है। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज फीडबैक फॉर्म में क्वेश्चंस लिखा करें। ठीक है, क्वेश्चंस ज्यादा फायदेमंद होते सबके लिए। डील कैसे करना है प्रोक्रेस्टिनेशन से, ठीक है, इसके लिए हमारे पास टूल्स भी हैं। और जैसे मैंने पहले वो टूल शेयर किया था, वो मैं को कहूंगा दोबारा भी शेयर करें जिनको नहीं मिला, कि वो आपने वो क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं और उसके मुताबिक आपने समझना है कि आप कहाँ पे आपकी प्रॉब्लम है। हो सकता है आप प्रोक्रेस्टिनेशन ना कर रहे हो, किसी और वजह से आपकी टाइम मैनेजमेंट का इश्यू हो, क्योंकि हमने तो टाइम मैनेजमेंट के हवाले से बात करनी है। तो प्रोक्रेस्टिनेशन से कैसे डील करना है, इसके लिए हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, अब जो चार जो वो वजूहात
थी ना, उसमें पहला था फियर ऑफ फेलियर। फियर ऑफ फेलियर को ओवरकम करने के लिए या उसके साथ डील करने के लिए आपने सबसे पहले फेलियर को डिफाइन करना है कि फेलियर क्या है। आपके नजदीक नाकामी किस चीज का नाम है? क्योंकि नाकामी जो है वो कोई बुरी चीज नहीं है। ये सबसे पहले आप अपने दिमाग में बिठा लें, किसी चीज में नाकाम होना बुरी चीज नहीं है। हमें वो तेरी मिसालें मिल जाती हैं तारीख में कि बहुत से लोग जो मुसलसल नाकाम होते 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 आखिरकार वो कामयाब हो गए। वो क्यों? उसकी क्या वजह थी? क्योंकि नाकामी से इंसान सीखता है, नाकामी से इंसान को तजर्बा हासिल होता है। मैं इसकी छोटी सी मिसाल आपको ये देता हूं कि जैसे आपको मैं आप शहद के ऊपर आप पीएचडी करते हैं, ठीक है, आप उसके ऊपर सारा कुछ उसका उसके उसकी माइक्रोबायोलॉजी से लेकर आप हर चीज के ऊपर आपने पीएचडी कर ली, लेकिन आपने उसको कभी चखा नहीं है, ठीक है। तो एक शख्स जिसने उसको चखा है और उसको उसका टेस्ट पता लगा है, उसका तजर्बा और उस पीएचडी का तजर्बा, उसमें फर्क होगा, ठीक है। तो नाकामी को चखने से जो आपका तजर्बा हासिल होता है, वो तजर्बा उसकी कोई और जो है ना वो उसका कोई नेमुल बदल नहीं है, ठीक है। तो आपने फेलियर को ये समझना है कि हाँ, अगर मैं फेल हो भी जाऊं तो इससे मैं लर्न करूंगा, इससे मैं तजर्बा हासिल करूंगा। क्योंकि वजह क्या है? वजह ये होता है जब आप किसी भी खतरे नुकसान का खतरा किसी भी वजह से आप एक काम पे हाथ नहीं डालते, उससे होता यह है कि बाद में जब आप देखते हैं कि यार उस काम में हाथ डालकर किसी और ने कामयाबी हासिल कर ली, तो उससे आपके जहन में जो या आपके दिल में जो पछतावे का एक वो इमोशन आता है ना, वो पछतावे के इमोशन का कोई हल नहीं होता। क्योंकि वो पछतावा फिर आपको छोड़ता नहीं है। जब तक आप उसको दोबारा से शुरू ना करें, उस काम को दोबारा से उसमें फेल होकर फिर कामयाब ना हो, तब तक वो पछतावा आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। और ये पछतावा जो है ना, ये स्ट्रेस की और टेंशन की बहुत बड़ी वजह है जिस काम पे। तो पछतावे से बचने के लिए आपको फेलियर या नाकामी से डील करना बहुत जरूरी है। आप नाकामी के डर से किसी काम में हाथ ही नहीं डालेंगे तो ये ज्यादा खतरनाक है, बजाय इसके कि आप एक काम करके और उसमें बेशक नाकाम हो जाए, आपको तजर्बा हो जाएगा। या आपको तजर्बा होगा कि यार ये काम मेरे लिए नहीं है, मैं इसको नहीं कर सकता, मुझे कोई और काम करना चाहिए। या फिर वो नाकामी इस तरह की होगी कि वो वक्ती नाकामी होगी जिसमें, जैसे मैंने कहा ना, प्रोक्रेस्टिनेशन ये नहीं है कि आपने काम शुरू कर दिया अब उसमें प्रॉब्लम्स और नाकामियां आ रही हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन वो है कि आपने काम शुरू ही नहीं किया और आपने उसको डिले कर दिया। तो काम शुरू करने के बाद अगर नाकामियां आती हैं तो उसमें आपका कोई कसूर नहीं है। फिर आप वजह फाइंड आउट करते हैं कि ये नाकामी किस वजह से आई है, और करते करते आप आखिरकार उस काम को और अपने उस मकसद को हासिल कर लेते हैं। तो फेलियर को आपने रीफ्रेम करना है। रीफ्रेम का मतलब यह है कि अपने दिमाग में उस फेलियर की जो डेफिनेशन है उसको चेंज करें। पहले तो ये करें कि ये लर्निंग पर्सपेक्टिव है, ये सीखने सीखने का मेरा जो है ना एक एंगल है कि इससे मैं सीखूंगा। उसके बाद ग्रोथ माइंडसेट ये होता है कि इन नाकामियों के बेस पे मैं ग्रो करूंगा अगर मैं नाकाम हो जाता हूं। देखें, अल्लाह ताला ने आपसे नतीजा नहीं मांगा, ठीक है, कि आपसे अल्लाह नतीजे के बारे में सवाल नहीं करेगा आखिरत में कि इस बात का नतीजा क्या निकला, ठीक है। जो जो सबसे पहली हदीस मुस्लिम की भी और बुखारी में भी शुरू में आती कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, आपकी नीयत क्या थी? आप वो काम नतीजे की परवाह किए बगैर आप जो है वो काम करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फरमाया था, वो बहुत परेशान होते थे, स्ट्रेस्ड आउट होते थे अपनी उम्मत के लिए, रोते थे वो अपनी उम्मत के लिए। तो अल्लाह ताला ने उनको काम डाउन करने के लिए क्या, नबी आपका काम सिर्फ पहुंचा देना है, बशीरा व नज़ीरा, ठीक है, ये आपका काम है। अब वो हिदायत लाते हैं, वो ईमान लाते हैं नहीं लाते, उस नतीजे का आपके ऊपर कोई वो नहीं है, ठीक है, आपके ऊपर कोई बार नहीं होगा उस नतीजे का। तो आपका काम है अपनी तरफ से 100% पूरी कोशिश करना, और इससे जो आपकी माइंड की सेटिस्फैक्शन होगी कि हाँ यार मैंने कोशिश करके देख लिया, नाकामी हो गई, आप उस पछतावे से बच जाएंगे जो बाद में आपको जो है वो तंग करेगा सारी जिंदगी, ठीक है। तो ये तो पहली बात है कि फेलियर
को आपने रीडिफाइन करना है। ठीक है, इस दौरान कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। तहजीब, आवाज आ रही है? जी जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने अभी कहा कि हमें अपने जो फेलियर की डेफिनेशन है उसको रीडिफाइन करना चाहिए, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि सबसे मुश्किल काम खुद को समझाना है, अपनी ही बनाई हुई डेफिनेशंस को चेंज करना है। तो वो हम किस तरीके से चेंज करें? क्योंकि जो हमने डेफिनेशन सेट की होती है वो भी किसी ना किसी प्रायर एक्सपीरियंस की बेस पे, ऑब्जर्वेशन की बेस पे सेट की हुई होती है। तो फिर उसको चेंज करना तो बहुत मुश्किल लग रहा होता है। क्या किया जाए ऐसे टाइम पे? अच्छा, गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। फेलियर, देखें, फेलियर की वजह अगर डर बन रही है ना, आपका खौफ बनता है, ठीक है, दोबारा नाकामी का खौफ, तो उसका उसका मैं भी आपको आगे बताऊंगा कि आपने क्या करना है। ठीक है, क्योंकि ये आपकी बात बिल्कुल वैलिड है कि जब हम एक दफा फेल हो जाते हैं हमें डर होता है और हम डर जाते हैं कि यार आगे हमें दोबारा फेलियर होगा। उसके लिए आपने क्या करना है वो मैं अभी अगली अगली स्लाइड्स में आएगा कि आपने अपने माइंड को कैसे समझाना है। क्योंकि देखें, करना आपने खुद है। वो कहते हैं ना, अल्लाह ताला भी फरमाता है कि मेरी तरफ एक कदम चलोगे तो मैं 10 कदम आऊंगा। तो वो पहला कदम आपने उठाना है। वो पहला कदम उठाना मुश्किल होता है, ठीक है, उस मुश्किल से आपको गुजरना है। दवाई कड़वी ही होती है, और लेकिन आप किस लिए वो दवाई पीते हैं या खाते हैं, बिकॉज आपको पता होता है कि इसका हमें फायदा होना है। ठीक है, लेकिन अगर फायदा नहीं होता तो आप दूसरी भी दवाई पी लेते हैं, आप और भी पी लेते हैं ना। कहने का मकसद ये है कि आप उस फायदे को जब आप जहन में रखते हैं ना कि उस गोल तक मैंने पहुंचना है और उस गोल के बाद मुझे क्या हासिल होना है, उसके लिए फिर आपके आहिस्ता आहिस्ता नाकामी का डर खत्म होता है। और ये एकदम से नहीं खत्म हो सकता, ठीक है, ये बड़ा ग्रेजुअल प्रोसेस है। अगर तो आप मुसलसल नाकामियों में रहे हैं और और ये जो फेलियर का डर होता है ना, ये हमारे अंदर बिठाया जाता है, ठीक है, या वो मुआशरा होता है या वो हमारा इन्वायरमेंट होता है कि यार ये तो तुम ऐसे कर लोगे, ये तो तुम वैसे कर लोगे तो नाकाम हो जाओगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो उन चीजों से कैसे बचना है वो मैं आपको बताता हूँ। चलें अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाइए। ठीक है, गोल सेटिंग। सबसे पहले तो आपने गोल सेट करना है, पिछली स्लाइड पे गोल सेटिंग के ऊपर, ठीक है। स्मार्ट गोल, स्मार्ट का लफ्ज आपने याद रखना है, ठीक है। जो भी आपने गोल सेट करना है वो आपने ख्याली पुलाव नहीं बनाना, ठीक है। ख्याली पुलाव बनाएंगे तो या डे ड्रीमिंग में पड़ेंगे तो वो आपका गोल रियलिस्टिक है ही नहीं, ठीक है। पहले आपने गोल सेट करना है। गोल कैसे सेट करना है किसी भी काम के लिए, वो ये जो 5 चीजें ना, स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड। अब मैं एक एक करके आपको ये बताता हूं। स्पेसिफिक होना चाहिए कि वो गोल बिल्कुल मखसूस तरीके से, मतलब मखसूस किस्म का गोल हो। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दे सकता हूं, जैसे मैं दोबारा घर बनाने वाले मिसाल पे आता हूं, ठीक है। वो स्पेसिफिक गोल है, आपने आपने अचीव करना है कि अपनी फैमिली को आपने एक शेल्टर प्रोवाइड करना है, ठीक है। ये आपका एक 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 इरादा है, एक गोल है, ठीक है, ताकि मेरे अपने बच्चों के लिए और फैमिली के लिए एक रहने की जगह हो जो अपनी हो, ठीक है, और मेरी किराए से जान छूट जाए। वो यही होता है ना घर बनाने के लिए। तो उसके लिए गोल स्पेसिफिक क्या होगा, स्पेसिफिक होगा घर, घर बनाना। आप उसके लिए ये नहीं करेंगे कि यार मैं दुकान बनाऊंगा, बिल्डिंग बनाऊंगा, उसको किराए पे चढ़ाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। वो स्पेसिफिक नहीं रहा, समझ रहे हैं ना बात को, वो आप इधर उधर निकल गए। स्पेसिफिक है कि शेल्टर के लिए मैंने घर बनाना है, ठीक है। अब घर स्पेसिफिक है। मेजरेबल, इतना साइज होना चाहिए उसका, ठीक है। अब ये महल बनाना है, ये करना है, वो करना है, वो मेजरेबल नहीं है, ठीक है ना। मेजरेबल मुझे इतने साइज का और इतने, मतलब वो मेजर हो सके वो चीज। मेजर क्या होता है, मेजर के लिए यूज होते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कहते हैं
किसी भी चीज को नापने का जो आला होता है ना, वो मैट्रिक्स होता है, ताकि आप उस गोल को नाप सकें। अगर आप नाप नहीं सकते या तोल नहीं सकते किसी भी चीज को, तो आप उस चीज को अचीव भी नहीं कर सकते, बिकॉज आपको पता ही नहीं है कि कितना बड़ा घर बनाना है आपने, आपकी जरूरत कितनी है, आपने उस जरूरत को अभी अंदाजा ही नहीं लगाया। तो जब आपको वो मेजर करना ही नहीं आता या वो मेजरेबल ही नहीं है, तो आप पहला कदम ही नहीं उठा सकते। ठीक है, तो वो टास्क या वो गोल जो भी है, पढ़ाई में आपने पढ़ना है। ठीक है, मेजरेबल गोल क्या है कि आप अगर एफएससी के या मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, या जिस क्लास के, या जिस जो अपकमिंग आपका एग्जाम है, आपने उसी की मेजरमेंट लेनी है ना। आप डायरेक्ट पीएचडी का तो नहीं सोचेंगे। ठीक है, अब पीएचडी आपका फाइनल गोल है, लेकिन पहला आपने उससे पहले क्या करना है, जो इमीडिएट आपने उसको मेजर करना है कि मेरे पास इतने दिन है, इतना टाइम है, और इतने टाइम में मैंने इतनी पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो मेजरेबल होने चाहिए कि इतने टॉपिक्स हैं, इतने दिन है, या घर है, या बिजनेस है, कोई भी ऐसी चीज है, मैंने इतना काम इतने दिनों में, तो वो मेजरेबल होना चाहिए उसके पास, आपको उसको मेजर करना। फिर वो अचीवेबल होना चाहिए। जैसे मैंने पहले ही बताया कि मैट्रिक का स्टूडेंट पीएचडी का नहीं सोच सकता, और आप एक नॉर्मल इकोनॉमी में आप महल नहीं बना सकते। तो आपने गोल रियलिस्टिक रखना है कि वो अचीव हो भी सकते हैं कि नहीं उतने टाइम में। जो मेजरमेंट आपने रखी है, वो मेजरमेंट उस टाइम के अंदर अचीवेबल है कि नहीं है, उसको आप हासिल कर सकते हैं उस मकसद को कि नहीं। फिर उसके बाद वो रेलेवेंट है कि नहीं है। ठीक है, आपने बनाना घर है, लेकिन आप पहले उसमें बाग का और लॉन का और ये चीजें सोच रहे हैं, या फिर आप उसको जो है ना आप उससे रेलेवेंट या इररेलेवेंट, आप जैसे मैंने मिसाल दी ना कि आप पहले मैं दुकान लूंगा या प्लाजा बना ये करूंगा, उसके बाद फिर ये घर, तो वो घर का गोल आपका बीच में रह जाएगा। तो वो क्या उससे रेलेवेंट है कि नहीं वो गोल, या वो गोल मैं जो करना चाह रहा हूं उससे रेलेवेंट है कि नहीं है। मतलब ये कि आपने पढ़ाई जो है वो मेडिकल की करनी है, लेकिन नहीं पहले मैं जो है फिजिक्स की किताबें खोल लूं, तो वो रेलेवेंट नहीं रहता। आपने रेलेवेंट रखना है उस गोल को। और टाइम बाउंड का मतलब यह है कि उसको आपने एक एक मुताद्दिद वक्त देना है। ठीक है, कि इतने वक्त में ये करना है। आपने ये नहीं सोचना कि ये गोल मेरे जहन में है, जब टाइम मिलेगा तो मैं कर लूंगा, वो कभी पूरा नहीं होगा। आपने उसको टाइम देना है कि मैंने इतने वक्त में ये गोल पूरा करना है। ठीक है, तो ये स्मार्ट 5 चीजें SMART से आपने याद रखनी है। ठीक है, कुछ ना समझ आए इसमें तो क्वेश्चन क्वेश्चन में लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपने उन टास्क को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर देना है। ठीक है, मैं फिर आऊंगा एक ही मिसाल घर बनाने की तरफ, कि उसके लिए आपका पहला कदम क्या होना चाहिए। ठीक है, आपने किसी प्रॉपर्टी डीलर से बात करनी है, आपने प्लॉट ढूंढना है, फिर आपने उसके लिए सबसे पहले देखना है आपके पास सेविंग कितनी है, आपने वो पैसे कहाँ से लाने हैं। या अगर पढ़ाई के लिहाज से वो गोल है, तो आपने अगर पूरी किताब पढ़नी है, कोई एक टेक्स्ट बुक आपने खत्म करनी है, पढ़नी है, तो उस टेक्स्ट बुक में कितने चैप्टर्स हैं, पहले उनको चैप्टर्स में तकसीम करना है। तो आपका हर चैप्टर जो है वो एक छोटा गोल होगा, एक टास्क होगा। ठीक है, और वो टास्क आपका जो है वो माइलस्टोन भी होगा। माइलस्टोन इस तरह से, वो हम रोड मैप की वीडियो में जब आप देखें तो माइलस्टोन भी समझा चुका हूं मैं, कि वो माइलस्टोन वो छोटे छोटे टास्क होते हैं कि ये मैंने पहले अचीव कर लिया, पहला चैप्टर मैंने कर लिया, पहला चैप्टर में इतने टॉपिक्स हैं। अब वो आपने छोटे से छोटा टास्क जितना भी होना उस तक लेकर जाना है। बुक बुक डिवाइडेड इनटू चैप्टर्स, चैप्टर डिवाइडेड इनटू टॉपिक्स। ठीक है, उन टॉपिक्स में अब आप कुरान जैसे पढ़ना चाहते हैं, अब कुरान आप पूरा कुरान, कि मैंने रमजान में पूरा कुरान पढ़ना है तफसीर के साथ, मुमकिन नहीं है, अचीवेबल नहीं है। आपने उसको डिवाइड करना है। अब आप कितने छोटे चंक्स में उसको डिवाइड करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। आप उसको छोटे से छोटे जो है वो टुकड़ों में तकसीम करना है, छोटे से छोटे में। ठीक है, इतना छोटा हो कि वो आप इजीली कर सकें, आपके लिए उसमें कोई मुश्किल ना हो। उसके हिसाब से फिर आपने टाइम देना है उसको, कि ये छोटा सा छोटा टॉपिक मैंने अगर एक दिन में कर लिया बड़ी आसानी से, तो आपने 5 6 7 दिन में 7 छोटे छोटे टॉपिक करके एक चैप्टर फिनिश कर लिया। अब ये आपका माइलस्टोन अचीव हो गया। लेकिन अगर आप समझते हैं इस दौरान के ये जो
ये जो छोटे टास्क हैं ये बहुत ही छोटे हैं, ये तो मैं बहुत आसानी से कर रहा हूं, मेरे पास स्टिल टाइम अवेलेबल है, मैं स्टिल मेरे पास फ्री टाइम मिल जाता है, तो आप 2 टास्क कर दें उसको। इस तरह से आपने उसको ऊपर नीचे करके आपने उसको सेट कर लेना है कि हाँ ये मेरी कैपेसिटी है। हर एक की डिफरेंट कैपेसिटी होती है। बाज लोग पूरी पूरी किताब एक दिन में पढ़ लेते हैं, बाज लोग स्लो। तो अपने हिसाब से ये फिर पर्सनलाइज होता है कि आपकी कितनी जिम्मेदारी है आपके ऊपर और क्या है, उस हिसाब से आपने उस टास्क को छोटे से छोटे टुकड़े में लेकर जाना है। ठीक है, इस तरह से आपने गोल्स को सेट करना है। इस प्रेजेंटेशन के एंड पे मैं आपको एक और टूल भी दूंगा, और वो टूल जो है वो आपको मजीद हेल्प करेगी टाइम मैनेजमेंट में। ठीक है, और गोल किस तरह सेट करना है। एक्सपोजर, अच्छा, अब ये वो उसका सवाल जो भी किया था कि रिस्क, आपको डर लगता है किसी भी फेलियर से। ठीक है, अच्छा, डर और खौफ जो होता है फेलियर का, ये आपको काफी जो है ना आगे बढ़ने से रोकता है। उस खौफ को कैसे कम किया जाए? मेडिकल में भी, साइकोलॉजी में भी, जब होते हैं ना फोबियाज होते हैं, फोबियाज होते हैं डर। ठीक है, हाइट का फोबिया होता है, और बास को जो है वो इंसेक्ट्स का फोबिया होता है, बास को वो तंग जगहों में क्लॉस्ट्रोफोबिया उसे कहते हैं कि आप किसी भी तंग जगह जैसे एलिवेटर, लिफ्ट वगैरह हो गई, उसके अंदर लोगों का दिल घबराने लगता है, कि एग्जाइटी बढ़ती है, हार्ट रेट बढ़ जाता है। तो फोबियाज होते हैं, वो जो डर होते हैं उसको साइकोलॉजिस्ट कैसे ट्रीट करते हैं? साइकोलॉजिस्ट जो है ना वो हल्का हल्का उसको एक्सपोज करते हैं। जैसे फर्ज करें किसी को अंधेरे से डर लगता है, तो उसको साइकोलॉजिस्ट यही कहेंगे कि आप अंधेरे में आप जितना मिनिमम टाइम हो आप गुजारें, एक कमरे की लाइट बिल्कुल ऑफ करके। अगर 1 सेकंड में आपको एंजाइटी होती है, 1 मिनट के अंदर आपको एंजाइटी होती है, आप वापस लाइट ऑन कर दें, लेकिन आप आहिस्ता आहिस्ता उस 1 मिनट को बढ़ाते जाएं। ठीक है, आज आपने 1 मिनट अंधेरे में रह के देख लिया, कल आप 2 मिनट रह के देख लें, फिर आप 3 मिनट। इस तरह हाइट वालों को कहते हैं आप आप हल्का हल्का उस वो जो रिस्क होता है ना उससे एक्सपोज हो, आप जो है उसको उसका सामना करें। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता जब आप थोड़े थोड़े का सामना करेंगे तो वो खौफ कम होते होते आपका खत्म हो जाएगा, और फिर आपको उस चीज का खौफ नहीं रहेगा। इसीलिए जो फेलियर का रिस्क होता है ना उसको फाइट करने के लिए आप छोटे रिस्क लें, आप बड़े रिस्क में इन्वॉल्व ना हो, आप वो काम ना करें जिसमें किसी बड़े रिस्क का खतरा हो, आप उस काम से बिल्कुल पीछे हट जाएं। ठीक है, क्योंकि किसी भी काम का नतीजा जो है वो आपके इख्तियार में नहीं है, क्योंकि उसमें आप कोई भी काम शुरू करते हैं तो वो आपके अकेले करने का नहीं होता, उसमें बहुत से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। बहुत से फैक्टर्स ये होते हैं कि वो काम कैसे शुरू किया, कब शुरू किया, कहाँ शुरू किया। आप एक कारोबार शुरू करना चाहते हैं, उस कारोबार में कंपटीशन कितना है, आपने आपको आपको अंदाजा नहीं है, आपके ख्याल में जो है वो चीज बेहतर है लेकिन उसका रिस्क बहुत ज्यादा है। आप आपके पास एक खास आपने पैसे जमा किए हुए कारोबार में लगाने के, आप नौकरी कर करके पैसे जमा करते हैं कारोबार में लगाने के लिए। अब उन पैसों को सारे का सारा आप किसी चीज में डाल देते हैं तो रिस्क ज्यादा है। लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करते हैं तो उसका रिस्क भी कम है, उससे आपको अंदाजा भी हो जाता है। अगर तो नुकसान होता भी है तो वो नुकसान इतना नहीं होता कि वो आपकी कमर तोड़ दे। ठीक है, तो छोटे छोटे रिस्क आप लें, और इसी हिसाब से जो मैंने टास्क बताया था ना कि टास्क को आप छोटे टुकड़ों में तकसीम करें, तो उसका रिस्क भी छोटा होना चाहिए कि अगर मैं यहां पे नाकाम हो भी गया, ठीक है, तो ठीक है, मैं उस नाकामी को बर्दाश्त कर सकता हूं, कोई मसला नहीं है। तो उस हद तक अपने रिस्क टेकिंग बिहेवियर को ले आए, आप उससे ज्यादा रिस्क ना लें। ठीक है, जिसमें ज्यादा नुकसान का अंदेशा हो। और फिर जब आप वो छोटा रिस्क ले लें, और उस रिस्क लेने के बाद आपको अपना पहला माइलस्टोन या पहला टास्क या वो छोटा टुकड़ा टास्क का उसमें कामयाबी हासिल हो जाए, तो अब आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है, आप के अंदर एक खुद एतमादी आ जाती है कि हाँ मैंने एक छोटा सा रिस्क लिया, उसमें मैं कामयाब हो गया। आपको वो काम करके तजर्बा भी हासिल हो जाता है कि हाँ मुझे तजर्बा भी हो गया, लाइक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो गया मुझे कि हाँ ये काम बिल्कुल ठीक है, और इस काम में मुझे इतना जो है वो नुकसान नहीं हुआ। या फिर नुकसान हो जाए तो आपको उस नुकसान से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आपकी कमर टूट जाए। ठीक है,
तो उसका ये फायदा है, छोटे रिस्क का ये फायदा होता है। अगर तो कामयाबी हासिल हो जाती है, फिर अब आप हल्का सा रिस्क बढ़ा सकते हैं, अब आप उस लेवल पे जा सकते हैं कि थोड़ा सा मजीद आप रिस्क बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे इंक्रीमेंटल इंक्रीज इसको कहते हैं। इंक्रीमेंट, जैसे इंक्रीमेंट छोटे छोटे टुकड़ों में आप उसको इंक्रीज करते जाते हैं। ठीक है, इससे फिर क्या होता है कि इसमें आप में रिजिलियंस रिजिलियंस होता है, बर्दाश्त आती है, आप बर्दाश्त ज्यादा हो जाती है, आपका आपका खौफ कम हो जाता है, और जितने भी फेलियर्स आपके आगे आ सकते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उससे आपको डील करना आ जाता है। देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को अगर आप देखें ना, सीरा को, तो उसमें भी 40 साल तक उन्होंने एक जिंदगी गुजारी, एक तजर्बा किया अपने लोगों में, अपने जितने भी उनके खानदान के लोग थे, उनके जो कबीले के लोग थे, उन सारा, फिर उसमें एक मिसाल कायम की। फिर 40 साल बाद फिर वो नबूवत का सिलसिला जब शुरू हुआ, तो उसमें भी सबसे पहले अपने घर वालों में, ठीक है, कि चलो घर वालों में से अगर कोई ना माना तो ये इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है। ठीक है ना, मैं आपको जस्ट एक मिसाल दे रहा हूं ताकि आपको आइडिया हो। उसके बाद फिर जब सूरह मुदस्सिर आई, जिसमें अल्लाह ने फरमाया ना कुम फअंज़िर, के अब इसको खोल के बयान कर दो, तो अल्लाह ताला ने भी ग्रेजुअली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के फिर 23 साल के अरसे में आहिस्ता 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 करके वो सारा सिलसिला जो है वो कहाँ तक पहुंचा। तो ये हमें सीरा से भी इसकी मिसाल मिलती है कि हम टास्क को छोटे टास्क में डिवाइड करें और इंक्रीमेंटल उसको फिर इंक्रीज करें। इनिशियली ऐलान होते ही इस्लाम का उन्होंने जंग नहीं शुरू की, सबसे पहले वो बर्दाश्त अपने अंदर लेकर आए। उस बर्दाश्त की सबसे आप कह लें पीक की मिसाल जब वो शायब अबी तालिब की जो घाटी थी जिसके अंदर इनको महसूर कर दिया गया था, वो बर्दाश्त का अल्टीमेट वो एक वो था, एक मिसाल थी। ठीक है, फिर उसके बाद फिर जब वो तैयार हो गए, फिर सारे लोग, वो लोग फिर हिजरत में आपको पता है कि बहुत से लोग जो है वो जो मुहाजिरीन थे उसमें से कुछ लोग, और इसी बेस पे ये इन्नमल आमालु बिन्नियात हदीस भी है कि बहुत से मुहाजिरीन अपने दिल से नहीं गए थे और उनमें से बहुत पलट भी गए थे। तो वो जो कोहोर्ट उनके पास बन गया एक दफा, जो कि रिजिलियंट था, कुव्वत बर्दाश्त वाला था, और वो कोहोर्ट बनने के बाद फिर इस्लाम जो है फिर उसमें जंगें भी आई, और फिर जंगों के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको पता है कि किस तरह से वो इंक्रीज हुआ। तो ये तरीका होता है किसी भी काम को, किसी भी गोल को अचीव करने का। वो गोल चाहे जितना बड़ा हो, आप उसको छोटे छोटे टास्क, छोटे छोटे रिस्क से अचीव कर सकते हैं, और इसी से आप प्रोक्रेस्टिनेशन से बच सकते हैं। ठीक है, सपोर्ट सिस्टम जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है। लेकिन यहां पे मैं ये कहूंगा कि सपोर्ट सिस्टम हर एक के पास नहीं होता, और इस बात का मुझे अंदाजा है। बाज लोग कहेंगे कि जी हमारे पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। सपोर्ट सिस्टम क्या होता है? सपोर्ट सिस्टम ये होता है कि वो लोग जो आपकी हौसला अफजाई करें और हौसला शिकनी ना करें। हौसला अफजाई करने वाले वो सपोर्ट सिस्टम्स कहलाते हैं, वो लोग, वो आपका सपोर्ट सिस्टम है। ठीक है, ताकि आप खुद को अकेला ना महसूस करें। ठीक है, इस्लाम की बुनियाद भी जमात पे है, अजमा पे है, जमीयत पे है, उम्मत पे है। ठीक है, बाइंडिंग, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे को सपोर्ट करना। अनफॉर्चुनेटली आजकल के दौर में उस तरह का सपोर्ट सिस्टम मिलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसको ढूंढना पड़ता है उस सपोर्ट सिस्टम को। और ये कुरान में भी आप देख लें, अंबिया ने भी, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह ताला से ये दुआ की थी ना, रब्ब इश्रह ली सदरी, वो दुआ भी यही थी कि एक तो मुझे इस काबिल बना, लाइक मेरा जो जबान की जो गिरा है वो खोल दे, और दूसरा हारून मेरा भाई जो है उसको भी नबी बना दे, ताकि मुझे एक सपोर्ट सिस्टम मिले। राइट, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दुआ की थी ना, दो उमर के बीच में एक को मुसलमान कर दे, उमर बिन खत्ताब और अबू जहल के बीच में एक मुसलमान कर दे, तो वो भी इस वजह से थी ताकि वो सपोर्ट सिस्टम कायम हो। उस सपोर्ट सिस्टम के ऊपर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू से वर्क शुरू कर दिया था। वो सपोर्ट सिस्टम उनके दायरे अरकम से निकलते निकलते फिर उस तरह से
वो बढ़ता गया। तो सपोर्ट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। लिहाजा वो लोग जो हौसला शिकनी करते हैं या वो लोग कहते हैं यार मतलब तुम क्या करोगे ये काम, या तुम कहाँ से आ गए अभी ये काम करने वाले, और ये ऐसे लोगों से मेरा मशवरा ये है कि ऐसे लोगों से आप दूर रहें तो बेहतर है, क्योंकि ऐसे लोगों का कोई आपको फायदा नहीं होने वाला। ऐसे लोगों को बस सलाम दुआ करके, मैं ये नहीं कहता किसी के साथ बदतमीजी करे, बद इखलाकी से पेश आए, इखलाक तो आपका पहला करीना होना चाहिए, लेकिन आ, उनकी बातों को आप सुना ना करें ज्यादा, ठीक है ना। आप अपने अंदर बिलीव करें। अगर आपको कोई कोई बात कहता है तो आप सपोर्ट सिस्टम में उन लोगों से ज्यादा मतलब अपने ये जो मैंने लिखा है ना, डिस्कसिंग फियर्स एंड रिसीविंग एनकरेजमेंट फ्रॉम अदर्स, ये अदर्स वो होने चाहिए जो आपके वेल विशर्स हों, ठीक है। आपने अपने वेल विशर्स को खुद आइडेंटिफाई करना है, इसमें आपकी कोई और मदद नहीं कर सकता। आपको पता है कि आपका वेल विशर कौन है, ठीक है। उसके मैं सिर्फ आपको चंद इंडिकेटर ये बता देता हूं कि आपको से जो बंदा आपको मशवरा दे रहा है, क्या आपका ख्याल है कि वो उस मशवरे पे खुद भी अमल करता है या नहीं, या फिर जो मशवरा दे रहा है उससे उसकी कोई गर्ज है कि नहीं, ठीक है। तो ये कुछ इंडिकेटर्स हैं जो बाद में मैं इसको डिटेल में कभी किसी और उसमें समझाऊंगा वो इंडिकेटर्स, लेकिन वो आपने उस सपोर्ट सिस्टम को तलाश करना है। और उसमें सबसे पहले आपके वालिदैन है, ठीक है, आपके असातिज़ा, ठीक है, वो लोग जो आपसे कनेक्टेड है, आपसे रिलेटेड है, आपने उनमें से भी तलाश करना है कि कौन जो है वो वेल विशर है या नहीं। फिर वेल विशर के बाद दूसरी चीज जो आपने देखनी है ये अदर्स वाले फैक्टर में कि कौन आपका सपोर्ट सिस्टम बन सकता है, कि जो मैं काम करने जा रहा हूं वो उस काम को समझता है कि नहीं समझता। ये बहुत जरूरी है, ठीक है। उस काम को समझने वाला आपको बेहतर मशवरा दे सकता है। लिहाजा आप कारोबार का मशवरा आप हो सकता है अपनी वालदा से ना बात कर सकें। आपकी वालदा आपकी वेल विशर तो है, लेकिन वो एक हाउसवाइफ है, उनको कारोबार का कोई अंदाजा नहीं है, कोई पता नहीं है, उन्होंने कभी इस काम में हाथ नहीं दिया। तो वो आपको इनकरेज कर सकती हैं, लेकिन वो आपको मशवरा कारोबार पे नहीं दे सकती। तो इसलिए फिर उसके लिए आपको एक उस्ताद या कोई ऐसा मेंटोर चाहिए कि जिससे आप कुछ सीख सकें, ठीक है। तो ये सपोर्ट सिस्टम आपने खुद डिफाइन करना है। ये आपको हेल्प करेगा उस प्रोक्रेस्टिनेशन को अवॉइड करने में और काम को डिले करने में। क्योंकि जब आप किसी के साथ डिस्कस करते हैं या किसी को अपना मेंटोर या बनाते हैं और आप उसको बताते हैं ना, तो किसी को बताने से या उनको उनके सामने इज़हार करके मैं ये काम करने लगा हूं, और वो डिस्कशन से आपके अंदर एक और लाइबिलिटी आ जाती है कि यार अब तो मैं बोल भी चुका हूं, तो मैं बता भी चुका हूं, तो लिहाजा अब तो ये काम करना है, तो आपकी मोटिवेशन थोड़ी सी बढ़ जाती है, ठीक है। और वहीं फिर आपका है जो आपका एक इरादा है ना, वो मजीद पुख्ता हो जाता है। उसके बाद कम्युनिटी वो चीज है कि जैसे अब आपने दीन का काम अपने जिम्मे लेना है कि मैंने अल्लाह के दीन का काम करना है। अब उसके लिए आपने कम्युनिटी तलाश करनी है। अब यहाँ पे कम्युनिटी में मैं फिरकों वगैरह में नहीं जा रहा, क्योंकि वो एक अलग चीज है, लेकिन आप अपने गिर्द ऐसे लोग रखें या आप उन लोगों से मिलें जो 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 खुद एटलीस्ट दीनदार हो, ताकि उनको देखकर आपको मोटिवेशन मिले, ठीक है। या आप किसी कारोबार में किसी चीज में हाथ डालना चाहें, तो पहले आप उस कारोबार से रिलेटेड जो कम्युनिटी है, लोग हैं, अब तो खैर इंटरनेट का दौर है, आपको सोशल मीडिया पे कम्युनिटीज और ग्रुप्स मिल जाते हैं। आप उन कम्युनिटीज को ज्वाइन करके आप राय लें, देखें कि लोग क्या कह रहे हैं उसके बारे में, ट्रेंड क्या चल रहा है, उस चीज के ऊपर रिसर्च करें। तो उस कम्युनिटी का पार्ट बनने में आपको दूसरों की राय का भी अंदाजा होता है और उससे आपको राय बनाने में आसानी मिलती है। तो सपोर्ट सिस्टम से मेरा मकसद यह है कि अकेले किसी काम को करना निस्बतन मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपके पास सपोर्ट सिस्टम अच्छा हो और उस सपोर्ट सिस्टम को आप तलाश कर सकते हो, क्योंकि तलाश आपने करना है, तो उससे जो है आपको वो काम करने में आसानी होती है। अब उस सपोर्ट सिस्टम में फेलियर्स भी आ सकते हैं। हो सकता है आपने किसी गलत बंदे को वो कर लिया, तलाश कर लिया, उसमें आप वापस जाएंगे उस रिस्क के ऊपर कि आपने इतना रिस्क नहीं लेना। चाहे कोई आपको ये भी कह रहा है कि यार इतना पैसा डाल दो, कोई मसला नहीं है, नहीं, आपने रिस्क अपना वो आपने एनालाइज करना है कि मेरा रिस्क कितना है, इतना है कि मैं बर्दाश्त कर सकूं, राइट।
क्योंकि हो सकता है वो सपोर्ट सिस्टम जिससे मशवरा ले रहे हो वो आपको गलत मशवरा दे दे, ठीक है, आपको फेलियर हो जाए, लेकिन आपने उस फेलियर से सीख लिया। तो ये सारा सीखने का प्रोसेस है, करने के बगैर नहीं होगा। प्रोक्रेस्टिनेशन से बचने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है, उस काम में हाथ डालना पड़ेगा। कौन सा काम, कैसा काम, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, वो हर एक का अपना पर्सनल है, लेकिन किसी भी काम को करने के लिए आपको उस काम में हाथ डालना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे कितने 40 मिनट्स हो गए, क्योंकि वो क्वेश्चन में ये भी आया था ना कि 1 घंटे का होना चाहिए, तो आई ट्राई टू स्टिक विद 1 आवर। थोड़ा सा ऊपर चला गया तो क्वेश्चन आंसर्स भी लेने हैं, तो लेकिन मैं प्रोक्रेस्टिनेशन पे आज सिर्फ बात करना चाह रहा था क्योंकि इसके क्वेश्चंस ज्यादा थे आपके फीडबैक में। तो नेक्स्ट स्लाइड दिखाएं जरा उस्मान। अच्छा, ये एक है, इसको कहते हैं आइजनहावर मैट्रिक्स। आइजनहावर मैट्रिक्स क्या है, नाम से ना घबराइएगा, लेकिन ये एक टूल है कि जो आपको हेल्प करेगी टाइम मैनेजमेंट में भी, प्रोक्रेस्टिनेशन में, आगे आपको बहुत काम आएगी। यहाँ पे स्लाइड पे तो इसकी आपको सिर्फ तस्वीर नजर आ रही है, लेकिन इसकी मैं बाकायदा एक्सेल फाइल है, और उस एक्सेल फाइल के अंदर जो है ये सारा किस तरह से इसको यूज करना है और इसको कैसे प्रायोरिटाइज करना है, ये सारा उसके अंदर दिया हुआ है। इसके अंदर अगर आप देखें तो इसमें 4 ये जो बॉक्सेस है ना, 4 बॉक्सेस में पहला बॉक्स है डू नाउ, इमीडिएट काम कौन से करने वाले हैं जो कि आपको करने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी डिटेल्स में हम जाएंगे जब हम टास्क को प्रायोरिटाइज और टास्क प्रायोरिटीज में जाएंगे, क्योंकि इस सेशन के आगे भी पार्ट्स होंगे तो उसमें हम जाएंगे, ठीक है। फिर नंबर 2 पे आते हैं, कौन से जो कि इमीडिएट नहीं है लेकिन उनको स्केड्यूल किया जा सकता है, उनको आप अपने कैलेंडर पे डाल सकते हैं कि ये काम इतने टाइमलाइन का है तो इतने टाइमलाइन में हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी मिसाल देता हूं आपको। मिसाल ये है कि आपका इम्तिहान है से अगले साल आपका इम्तिहान है, आपने अभी नया साल शुरू किया, उस इम्तिहान की तैयारी करनी है, ठीक है। अब उस इम्तिहान की तैयारी के लिए आपका जो इमीडिएट टास्क ये है कि वो आपने बुक्स लेकर और उसको एक नज़र पढ़ लेना है, तो वो डू नाउ में आएंगे। उसके बाद आपने क्वेश्चन आंसर्स जो है उसकी प्रैक्टिस करनी है, वो आपका फिर स्केड्यूल में आ जाएंगे ब्लू वाले में, कि इसको आप स्केड्यूल कर सकते हैं। कब स्केड्यूल करना है वो आपने टाइम का अंदाज कि कितना टाइम लगता है उसके ऊपर, ताकि इम्तिहान और इम्तिहान के बीच में आप कोई ऐसा टाइम स्लॉट ढूंढ के और उसमें उसको स्केड्यूल करें उस काम को, तो वो उस टाइम पे हो जाए तो कोई मसला नहीं होगा, उसकी अर्जेंट जरूरत नहीं है। और फिर तीसरा है डेलीगेट। डेलीगेट का मतलब ये है कि वो इधर उधर के काम हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जो आपके डिस्ट्रैक्शन का बायस बनते हैं, उनको आप डेलीगेट कर देते हैं। डेलीगेट का मतलब ये है कि वो आप कहते हैं कि यार चलो जब ये फारिग टाइम मिलेगा ना तो उस टाइम में मैं कर लूंगा, ये फारिग टाइम मिलेगा उस टाइम में कर लूंगा। टाइम मैनेजमेंट एक बड़ी साइंस है। इसके अंदर ये पहला स्टेप है, टाइम अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करना, ठीक है। इसमें ये टूल आपकी काफी मदद करेगा। और फिर कुछ टास्क ऐसे हैं जो खामखा आपको तंग, जिसका ना आपको कोई फायदा है ना आपको कोई वो है, जी फला फिल्म आएगी, आ गई है, फलां ड्रामा चल रहा है, वो देखना है, ये करना है, वो करना है, नहीं, वो आप डिलीट कर दें, उन टास्क का कोई फायदा नहीं है। इसकी जरूरत इसलिए है कि आप जब तक आपके दिमाग में होते हैं ना, तो आपका दिमाग आपको तंग करता है। तंग कैसे करता है? वो आपको बार बार टास्क का रिमाइंडर देता है। आप रात में सो रहे होते हैं, सोने लगते हैं, आपको एकदम से याद आता है काम करने वाला था या करने वाला है, आपकी नींद खराब हो जाती है, आप सो नहीं पाते, ठीक है। इंसोम्निया जिसे कहते हैं, वो स्ट्रेस की वजह से आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, ओ यार ये काम तो मैंने किया ही नहीं, ओ ये तो मैंने ये नहीं किया। इसके लिए जब आप उस चीज को लिख देते हैं ना एक दफा, और वो जो मैट्रिक्स में आपको जो फाइल दूंगा, एक्सेल फाइल, उसके अंदर सबसे पहले जो एक टैब है, उस टैब में वो टैब है रीडमी वाली टैब आप पढ़ेंगे ना, उसके बाद टास्क वाली टैब है। टास्क वाली टैब में आप सारे टास्क लिख देंगे, उसमें जितने भी आपके टास्क करने। एक दफा जब आप उसको लिख देते हैं ना, तो जब लिखने के बाद आपका दिमाग रिलैक्स हो जाता है कि अब मैंने लिख दिया इसको, ठीक है।
अब मुझे याद करने की टेंशन नहीं है, अब ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दिमाग के ऊपर ये स्ट्रेस नहीं होगा कि यार इसको मैंने याद भी रखना है इस टास्क को। तो जैसे आपको कोई काम करना होता है आप उसमें लिख देते हैं, बस आपकी जान छूट जाती है। अब आप वापस जाके क्या करेंगे, वो सारी जो लिस्ट होगी आपके पास, उस लिस्ट को आपने इस आइजनहावर मैट्रिक्स के मुताबिक अभी डू नाउ, स्केड्यूल, डेलीगेट और डिलीट, और इसमें आपने उसको सेट कर देना है। उसके बाद फिर आपने, जिसे कैलेंडर ब्लॉकिंग कहते हैं या टाइम स्लॉट ब्लॉकिंग कहते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट में सिखाऊंगा। वो फिर आप जब ब्लॉकिंग शुरू कर देते हैं तो उस ब्लॉकिंग से क्या होता है कि आप आहिस्ता आहिस्ता रूटीन में आ जाएंगे, फिर आपकी रूटीन बननी शुरू हो जाएगी। जब आप रूटीन में आ जाएंगे फिर आप सुबह उठेंगे, आप देखेंगे ये आपका कैलेंडर है, ये टास्क है, ये टास्क है, ये टास्क है, ये टास्क है, बस आप वो करेंगे। उसके बाद उसके बदले में जो आपको जो जो वो जिसे कहते हैं ना लॉन्ग टर्म वाली जो सेरोटोनर्जिक जो पाथवे है, जो वो आपकी मोटिवेशन बढ़ाएगा और आपकी प्रोडक्टिविटी उससे इंक्रीज होगी। और प्रोक्रेस्टिनेशन से आपको जो है ना वो एक किस्म का छुटकारा मिल जाएगा। आप फिर प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करेंगे, आप उसको लिख डालेंगे। लिखने के बाद आप उस मैट्रिक्स के मुताबिक उसको प्रायोरिटाइज करेंगे कि ये मेरी प्रायोरिटीज हैं, ये पहले करना है, बाद में करना है। और उन प्रायोरिटीज सेट करने के बाद आप रिलैक्स हो जाएंगे, आपका स्ट्रेस लेवल डाउन हो जाएगा, फिर आप उस काम को आराम से कर सकेंगे। और उस काम को आहिस्ता आहिस्ता फिर जब आपका जैसे जैसे दिन गुजरेंगे वैसे वैसे आपकी हैबिट्स बनती जाएंगी। और जब वो हैबिट्स बनती जाएंगी, उन हैबिट्स के मुताबिक फिर आपको क्या होगा कि फिर आपको उस नताइज मिलने शुरू होंगे छोटे छोटे टास्क के। क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया है कि लिम्बिक सिस्टम जो है वो दूर की नहीं सोच रहा, उसको फौरन के फौरन डोपामीन चाहिए, ठीक है। तो वो छोटे टास्क की जो डोपामीन होगी वो आपके लिम्बिक सिस्टम को सेटिस्फाई रखेगी, तो वो आपको तंग नहीं कर रहा होगा, आपका स्ट्रेस लेवल नहीं बढ़ा रहा होगा। तो वो उसके साथ साथ फिर एकदम से जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये कितने माइल्स की जर्नी है और कितने मीलों का सफर मैं जो है इस तरह से कामयाबी से तय करा हूं, मेरे माइलस्टोन सारे अचीव हो गए हैं और आज मैं इस मकाम पे खड़ा हूं उन छोटे छोटे टास्क की वजह से। और ये छोटे छोटे टास्क जब आपको तजर्बा होता जाता है, जब आपका एक्सपीरियंस होता जाता है, तो फिर आपका वो छोटा टास्क भी जो है ना वो आप उस छोटे टाइम में बड़े बड़े टास्क अचीव करना शुरू कर लेते हैं, ठीक है। आप देखते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज होते हैं और मल्टीपल कंपनीज रन कर रहे होते हैं, मल्टीपल चीजें इकट्ठे कर रहे होते हैं। उनकी उसकी वजह यही होती है कि वो एक इस मेहनत से गुजर चुके होते हैं। फिर आपके लिए आपके छोटे टाइम के अंदर आपके आधे घंटे के स्लॉट में आप एक बड़ा काम अचीव कर सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता करते करते, ठीक है। तो आई थिंक वी हैव बीन 45 मिनट्स। तो अब अगर कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज क्वेश्चंस शुरू कर दें, और क्वेश्चंस रिलेटिव रखें टॉपिक से, ठीक है। और जो आपके साथ फॉर्म जो शेयर होगा ना, उस फॉर्म के अंदर प्लीज क्वेश्चंस अगर आएंगे तो उससे मुझे ज्यादा अच्छा आइडिया होगा कि कहाँ पे मेरी कमजोरी है, मैं नहीं कर पा रहा हूं, ताकि मैं उसको बेहतर कर सकूं। क्या आप जानना चाहते हैं तो वो प्लीज आप क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस रखें, ठीक है। बाकी मुझे मुझे क्रिटिक्स जो है या क्रिटिकल फीडबैक ज्यादा पसंद है, क्योंकि उससे मुझे बेहतर होने का मौका मिलता है। चले जी, पहला क्वेश्चन अहमद जी। फीडबैक फॉर्म जो है वो शेयर कर दिया गया है, तो आप लोग जरूर उसको फिल कर दें और वन बाय वन अब हम क्वेश्चंस लेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम। आई होप यू आर डूइंग वेल। कुछ चीज़ें हैं इसमें जो मैं ऐड करना चाहूँगा, कुछ जगहों पे आई हैव काउंटर पॉइंट्स एंड टू डिस्कस सम थिंग्स। फीडबैक जो है ना अहमद, फीडबैक फॉर्म में दीजिए प्लीज। अभी क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, बिकॉज टाइम का बड़ा मसला है। नहीं है, मैं कुछ चीज़ों को, कुछ बातों को काउंटर करना चाहूँगा जो आई थिंक जिनको एड्रेस करना ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो आपने कहा जब हम प्रायोरिटी सेटिंग अपनी जिंदगी लाइफ में कर लेते हैं तो हमारे लिए, और उसको लिख लेते हैं तो हमारे लिए उसको जो है ना कर लेना आसान होता है। हम उसको जो है ना स्टेप बाय स्टेप उसको गोल्स अचीव करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपने इसमें जो सबसे मेन पॉइंट मिस कर दिया है ना, वो हम प्रायोरिटी सेटिंग, मैंने अपनी ज़िंदगी में, मेरा एक दोस्त है उसने अपनी ज़िंदगी में प्रायोरिटी सेट कर ली है
कि मैंने सुबह से वॉक करने जाना है, वो अपनी लिख लेता है कि मैंने सुबह वॉक करने जाना है, लेकिन 1 साल हो गया उसको सुबह जाग नहीं आ रही, उसकी जो है ना प्रायोरिटी सेट नहीं हो रही। उसकी प्रायोरिटी सेट है लेकिन उसके बावजूद उसके पास इतनी एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है जो उसको सुबह उठने पे मजबूर कर दे। उसकी विल पावर इतनी स्ट्रांग ही नहीं है कि वो जो है ना सुबह उठने के बावजूद वो लिख भी रहा है उस चीज में, छोटे छोटे स्टेप्स भी ले रहा है, वो अलार्म भी लगा के सो गया है, उसने जो है ना जर्नल राइटिंग भी कर ली है, उसने गोल सेटिंग भी कर ली है, मुझे वेट लॉस करना है क्योंकि उसकी शादी होने वाली है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो है ना वो ये नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? वो लैक ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी की वजह से। उसको हम आगे अब देख लेते हैं। अच्छा, दूसरी बात आपने कही है ओपननेस एंड शेयरिंग। तो कि हम जब किसी बंदे के साथ या किसी भी एक अच्छे जो है ना पॉजिटिव ग्रुप सिस्टम के साथ हम अपनी जो है ना हमने जो प्लान बनाया हुआ होता है, जो हमने जिस चीज को एग्जीक्यूट करना होता है, उसको हम उस एक स्पेसिफिक पर्सन के साथ स्पेसिफिक मतलब जो हमें उसके लिए हाइप करें, उसके लिए मोटिवेट करें, उसके साथ हम शेयर करते हैं, तो हमारे लिए ये जो है ना एक मोटिवेशन का सोर्स पैदा करता है, या ये हमें जो है ना आगे पुश करता है उस चीज को करने में। लेकिन अगर हम इसकी साइंस को देखें तो इसके बिल्कुल उलट जो है ना, हम इसके जब देखें कि जब हम कोई भी चीज हमने अपने माइंड में परसीव की होती है कि आई एम सपोज टू डू अ वॉक, मैंने अब सुबह जो है ना वॉक करने जाना है, या सुबह मैंने कल के दिन में जो है ना ये चीजें करनी है, अगर मैं उनको सिर्फ जर्नल राइटिंग तक, दैट्स अ गुड आइडिया, दैट्स अ गुड, मतलब जो है ना उनको लिस्ट डाउन कर लेना, उनकी एक लिस्ट बना लेना, ये एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, बहुत ही हेल्पफुल है कि आप उन सारी चीजों को ऑर्गेनाइज्ड वे में आपने You have to be quick क्योंकि there are more questions waiting, so you have to be really quick. one minute more please. जो शेयर करने की या ओपननेस की जहां तक मतलब वो सब्जेक्टिव है ना, तो उसकी साइंस तो अगर हम देखते हैं ना, तो किसी भी चीज के लिए जब हम परसीव करते हैं कि मैंने ये काम करना है, तो हमारा डोप सेंटर एंटर होता है, और जब हम किसी के साथ भी शेयर करते हैं ना, तो शेयर करने से हमारा विदाउट नोइंग हमारा माइंड एक्चुअल एक्टिविटी में और उसके I'm sorry, I have to mute you because ये question answer session है. Please, if you don't have a question, आप या तो feedback में लिख सकते हैं. If you want to present it as a separate topic, आप अपने team leader के through present कर सकते हैं, लेकिन फिर दूसरों का इसमें हर्ज हो रहा है. तो I'm sorry, I have to mute you right here. ठीक है जी, प्लीज क्वेश्चंस करें, ठीक है ना. आपका फीडबैक है, आपने उसको एक्सप्लेन करना है या कोई करना है, या फीडबैक फॉर्म में बताएं, और या फिर अपनी कम्युनिटीज में करें. जी मलाइका नेक्स्ट जी प्लीज. साइमा, आप क्वेश्चन करें. अस्सलाम वालेकुम. साइमा को मैंने अनम्यूट किया. ओके ओके सॉरी, साइमा. जी साइमा, आप नेक्स्ट है. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मेरा क्वेश्चन ये है कि इंसान को जब फोबिया होता है और उसमें दिमाग में जो वसवसे आते हैं, वो जो है एक लिमिट तक इंसान बर्दाश्त करता है और कभी नहीं कर पाता, तो उस पर किस तरह से कंट्रोल किया जाए? ये अच्छा, वसवसे मैंने आपको बताया ना कि 2 सेंटर्स जो कॉर्टेक्स है और लिम्बिक सिस्टम है. ये लिम्बिक सिस्टम आपको किस किस्म के वसवसे देता है? आपको कहते हैं नुकसान का अंदेशा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम होगी. ये सारे वसवसे होते हैं जो हमारे नॉर्मल लाइफ में नजर आते हैं. लिहाजा मैंने जो आपको शुरू में बताया है कि ये जो खौफ है, ये फोबियाज है, आहिस्ता आहिस्ता इसका सामना करना जरूरी है. जब तक सामना नहीं होगा तो फोबियाज से आप कभी भी छुटकारा नहीं पा सकते. फोबियाज का इलाज ही यही है कि उस डर का जो है उसका सामना किया जाए, लेकिन थोड़े थोड़े उसके ऊपर, लाइक एक छोटे छोटे लेवल के ऊपर, कि उसका रिस्क छोटा हो. जब पहला कदम उठ जाएगा और पहला रिस्क आप ले लेंगे, जैसे आपको फर्ज करें फोबिया होता है हाइट से, ठीक है. हाइट पे जब आप एक दफा हाइट पे जाके नीचे देख लेते हैं और आपको ये अंदाजा हो जाता है कि यार मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो ठीक ठाक हूँ, जो मेरे दिल में खतरा था, जब जो भी था वो तो ऐसी कोई बात नहीं है, तो आपको वो फोबिया आहिस्ता आहिस्ता खुद खत्म होना शुरू हो जाता है. ये वसवसे यही करते हैं. वसवसे आपका जो लिम्बिक सिस्टम है वो आपको यही कह रहा होता है कि वो आपको आपके कंफर्ट जोन में लेके जाना चाहता है. ठीक है, अभी जो इससे पहले जो भाई बात कर रहे थे इसका, कि वो सुबह उठ नहीं पाते, वो लिख भी लेते हैं, वो यही होता है कि यार उसका लिम्बिक सिस्टम कहता है सोए रहो, अभी कोई मसला नहीं है, जस्ट कीप स्लीपिंग,
वो कंफर्ट जोन को रखना चाहते हैं। उस कंफर्ट जोन से निकलने के लिए पहला कदम लेना, हर चीज ऑटोमेटिक नहीं होती कि आपको कोई दवाई पिला दी जाए या किसी मशीन में से गुजार दिया जाए और एकदम प्रोडक्टिव हो जाए, ऐसा ऐसा नहीं होता। तो आपने उसको आहिस्ता आहिस्ता फियर को फेस करना है, आपने उसको आहिस्ता आहिस्ता उसको उसका सामना करना है। जब आप सामना करना शुरू कर देंगे उसके बाद वो कम होना शुरू हो जाएगा फियर। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज लीजिए। अस्सलाम जी वालेकुम। मलाइका। अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये है कि अगर फॉर एग्जांपल कल मेरा बोर्ड का पेपर है तो आज की रात मैं बहुत मेहनत से पढ़ूंगी एंड इवन वो चैप्टर जो पहले मुझे 2 घंटे लगते थे कवर करने में वो मैं हाफ आवर में कवर कर लूंगी बिकॉज ऑफ द प्रेशर। लेकिन अगर मैं खुद से कोई टाइम या डेडलाइन अपने लिए सजेस्ट करूँ कि मुझे इस डेडलाइन तक इतना पढ़ना है या इतना काम करना है, देन मेरे से वो पूरा नहीं होता। लेकिन अगर कोई और अथॉरिटी लाइक फॉर एग्जाम्पल बोर्ड या फिर मेरे पेरेंट्स वगैरह कोई डेडलाइन मेरे लिए सेट करें तो उसमें मैं वो काम कर लेती हूँ। तो मैं ये किस तरीके से अपने ऊपर मतलब खुद ही से ही इम्प्लीमेंट कर सकूं कि मैं अपनी डेडलाइन भी फॉलो करूं, कैसे खुद को मैं प्रेशर में ला सकूं? आई वांट टू आस्क। अच्छा, पहली बात तो ये है कि अंडर प्रेशर आपका काम जो है वो बिगड़ने के ज्यादा चांसेस होते हैं, तो आपने प्रेशर को अवॉइड करना है, स्ट्रेस को अवॉइड करना है। एनी डिसीजन अंडर ड्यूरेस, वो आपने ये भी सुना होगा ना, किसी प्रेशर के तहत जो बयान दिया जाता है ना वो भी काबिल कबूल नहीं होता। तो अंडर प्रेशर, अंडर ड्यूरेस, अंडर स्ट्रेस, इससे आपको बचना है। आपने उस लेवल तक जाना ही नहीं है कि आप आखिरी रात पे पहुंच के पढ़ाई करें, क्योंकि जो चैप्टर आपने पहले रियलिस्टिक गोल सेट करना है ना, एक चैप्टर इतना बड़ा है कि जिसके आगे से 10 टॉपिक्स हैं और वो 10 टॉपिक्स 10 दिन उसको रिक्वायर्ड है। ठीक है, हर एक का अपने इंटेलेक्ट के मुताबिक होता है ना, बास के लिए कम है, बास के लिए ज्यादा है। आपने अपने मुताबिक कि अगर एक चैप्टर में 10 दिन से कम में नहीं कवर कर सकते तो आखिरी रात में आप नहीं कर सकते, ये अनरियलिस्टिक गोल है। तो आपने अपना गोल ही अनरियलिस्टिक सेट कर दिया है, लिहाजा आपने उसकी डेडलाइन रखनी है कि ये मैंने इस टाइम पे 10 दिन के अंदर करना है। अगर आपको अंदाजा हो जाता है उन 10 दिन गुजरने के बाद कि ये चैप्टर तो मैं 5 दिन में कर सकता था, तो आप बेशक अपना गोल बढ़ा लें, लेकिन उसको छोटे छोटे टास्क में आपको कन्वर्ट करना जरूरी है। आपने लास्ट मिनट तक नहीं लेके जाना। मैं जैसे बता रहा हूं, लास्ट मिनट ही प्रोक्रेस्टिनेशन है। लास्ट मिनट पे काम को ले जाना, काम को टालना ही प्रोक्रेस्टिनेशन है। ठीक है, तो जब आप वो पहला एक चैप्टर 10 दिन के अंदर आप अच्छी तरह से कर लेंगी तो आपके लिए रिवीजन आसान हो जाएगी और आपको अंदाजा हो जाएगा। फिर आपके लिए उस स्केड्यूल पे अमल करना आहिस्ता आहिस्ता आसान हो जाता है। स्केड्यूल पे अमल करना इनिशियली मुश्किल होता है, इस बात को मतलब ये कोई ऑटोमेटिक वो नहीं कि आपने चीजें लिख दी और वो करनी। लिखना और उसको प्रायोरिटाइज करना एक टूल है, काम आपने उसके ऊपर खुद करना है। तो लिहाजा डू नॉट टेक इट टू द लास्ट मिनट के जहां पे आपको फिर इतना ज्यादा प्रेशर फील हो कि आप वो काम कर ही ना सके। ठीक है, तो दैट इज रॉन्ग एक्सपेक्टेशन। गोल रियलिस्टिक होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट। जी गौर, आप अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह से आपने न्यूरो साइंस बताई है ना कि हमारा लिम्बिक सिस्टम जो है वो ओवरकम कर लेता है फ्रंटल कॉर्टेक्स को, तो क्या मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये नेचुरल है या ये हैबिचुअल है? तो क्या हम इसको बदल सकते हैं कि मतलब हम ज़्यादा लॉजिकल सोच सकें, ज़्यादा लॉजिकल एक्शन ले सकें, ताकि जो है हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो सेव कर सकें? जी बिल्कुल, थैंक यू। यही मैं बता रहा हूं ना कि लिम्बिक सिस्टम आपके सारे डिसीजंस को कंट्रोल करता है। ये फैक्ट है, ये नॉर्मल है। ठीक है, ये आपके अंदर बिल्ट इन एक चीज रखी हुई है कि आपने अपने डिसीजन इमोशन के बेस पे लेने होते हैं। मोस्टली डिसीजन 90% से ज्यादा, जो मैंने आपको बताया डैनियल kahneman का, आप सर्च करके आप मजीद पढ़ सकते हैं कि वो इमोशंस के बेस पे वो लिम्बिक सिस्टम ओवरकम कर जाता है। नाउ उस लिम्बिक सिस्टम को चाहिए क्या? उसको चाहिए डोपामीन, और उसको इंस्टेंट जो है ना, उसको फौरी रिजल्ट चाहिए। लंबे चौड़े वादे के ऊपर वो लिम्बिक सिस्टम नहीं चलता कि आप उसको लंबा चौड़ा वादा करें कि जी तब जाके ये होगा, नहीं, उसको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। उसके लिए जो मैंने बताया ना, टास्क को छोटे टुकड़ों में तकसीम करें। तो जब वो छोटा टुकड़ा आप अचीव कर लेते हैं ना, आपने अपने आप को एक छोटा सा टास्क दिया है,
ठीक है, जो आपके लिए बहुत इजीली डुएबल है। तो जब आप वो कर लेते हैं तो उसको वो डोपामिन मिल जाती है लिम्बिक सिस्टम को। तो वो फिर लिम्बिक सिस्टम ही आपको आहिस्ता आहिस्ता फिर आपको पुश करता है कि हाँ अब एक अगला टुकड़ा करो, अब अगला टुकड़ा करो, अब अगला, तो वो आपकी मोटिवेशन बढ़ाती है। ठीक है, और जब जैसे मैंने कहा कि आप जब पीछे मुड़ के देखते हैं कि जो आपने अचीव किया है, तो वो फिर वो जो सेटिस्फैक्शन होती है, वो उससे फिर आपके लिम्बिक सिस्टम को अंदाजा हो जाता है कि यस नाउ इट्स सेटिस्फाइड। वो आपको फिर तंग नहीं करता। ठीक है, वो उस पे आपने उसको उस छोटे छोटे टास्क पे राजी करना होता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे आप किसी भी ट्रेनिंग जब आप करते हैं, रिवॉर्ड सिस्टम जिसे कहते हैं, आप किसी भी काम के बाद किसी बच्चे को किसी बच्चे से कोई काम करवाना है आपने, बच्चा खुद तो नहीं इतना शऊर नहीं होता कि वो सोच सके, तो वो किस लिए काम, उसको अगर रिवॉर्ड का हो कि चलो मुझे इस काम के बाद टॉफी मिलेगी, कैंडी मिलेगी, जो भी हो, तो वो रिवॉर्ड सिस्टम जो एक्टिवेट होता है ना, उस रिवॉर्ड सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए छोटे टास्क जरूरी हैं। वरना क्या करेगा लिम्बिक सिस्टम, वरना फिर लिम्बिक सिस्टम ये करेगा जो छोटे टास्क ऑलरेडी होंगे ना, जिसका आपके गोल से कोई ताल्लुक ही ना हो, ठीक है, वो छोटे टास्क की तरफ आपको माइल करेगा। वो उन चीजों की तरफ आपको माइल करेगा जिससे उसको डोपामिन मिल रही हो, बिकॉज वो बड़ा टास्क आप शुरू ही नहीं किया, आप कर ही नहीं रहे। तो वो कहेगा भाई मुझे तो वो डोपामिन चाहिए, आप यहां से नहीं ले सकते, आप किसी और तरफ ले जाएगा उसको लेने के लिए। इसीलिए आपने देखा बहुत से लोग ड्रग्स में पड़ जाते हैं, बहुत से लोग जो है ना मुख्तलिफ किस्म की गलत आदतों में इसलिए पड़ जाते हैं कि वो अपनी वो डोपामिन सेटिस्फैक्शन पूरी चेंज कर देते हैं, वो अपने टास्क से हट के बाकी चीजों में लग जाते हैं। इसी वजह से डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। डिस्ट्रैक्शंस हम पढ़ेंगे इसके बाद, जो है हम उस पर सेशन करेंगे, लेकिन वो यही होती है कि आपको इंस्टेंट चाहिए, वो इंस्टेंट के लिए फिर आपको दूसरी चीजों की तरफ लेके जाता है। लिहाजा अपने बड़े गोल को, अपने असली मकसद को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करें। तो छोटे छोटे टुकड़ों से जो सेटिस्फैक्शन मिलेगी, उससे फिर आपको वो लिम्बिक सिस्टम दूसरी तरफ नहीं लेके जाएगा, डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा। चलिए जी नेक्स्ट। Okay, Faizan Usman, unmute yourself and ask the question. अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं कोई भी प्रोजेक्ट करता हूँ ना, तो मैं प्रोक्रेस्टिनेशन से बचने के लिए करता हूँ, लेकिन मतलब मैं उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट भी कर लेता हूँ, लेकिन उस कंप्लीट करने के बाद भी ना तो मुझे वो खुशी या वो मोटिवेशन कोई नए काम करने के लिए नहीं मिलती। अच्छा, आपका फिर मसला प्रोक्रेस्टिनेशन तो नहीं है ना, क्योंकि आप टास्क तो कर रहे हैं ना, आप टास्क जी कर भी रहे बिल्कुल, हैं, लेकिन आपको उस टास्क की ग्रेटिफिकेशन नहीं मिल रही। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ग्रेटिफिकेशन अगर उस टास्क से नहीं मिल रही, तो इसका मतलब है कि ये प्रोक्रेस्टिनेशन इज नॉट योर प्रॉब्लम। ठीक है, हम टाइम मैनेजमेंट के बाकी प्रॉब्लम्स में जाएंगे। उसमें बाकी प्रॉब्लम्स में क्या होता है कि हमने जो बाकी रीजंस लास्ट लेक्चर अगर आप देखेंगे, तो उस लास्ट सेशन में हमने डिफरेंट रीजंस डिस्कस की थी। तो योर रीजन इज नॉट प्रोक्रेस्टिनेशन, इट्स समथिंग एल्स। इसके लिए वो टूल यूज करें जो टूल आपके साथ शेयर हुआ है, वो दोबारा भी मैं कहूंगा उस्मान को शेयर करें। तो वो आपको बताएगा कि आपका प्रॉब्लम कहाँ पे है टाइम मैनेजमेंट का। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, तो देन यू आर अमंग दिस यू आर विद इन दिस प्रॉब्लम, आप इस प्रॉब्लम के अंदर है। अगर टाइम मैनेजमेंट का आपको इशू नहीं है, आप अपने काम मैनेज कर लेते हैं अपने टाइम पे, तो देन टाइम मैनेजमेंट इज नॉट योर इशू, योर इशू इज समथिंग एल्स। ठीक है, उस पर अलग से डिस्कशन हो सकती है, बट इट्स नॉट रिलेटेड टू टाइम मैनेजमेंट। तो वो हो सकता है आप गलत प्रोफेशन में हैं, आप किसी ऐसे काम में हैं जो आपको पसंद नहीं है करना, लेकिन आप किसी प्रेशर की वजह से कर रहे हैं, या वो पीयर प्रेशर है, देयर आर लॉट ऑफ अदर रीजंस, लेकिन इट्स नॉट प्रोक्रेस्टिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट। Faiza Mariam, ask your question please. Unmute yourself. मेरा ये क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल हमने एक काम को डिले कर दिया, या अगर ना चाहते हुए भी वो डिले हो गया, या फिर हमने किया भी, उसको अचीव भी किया, जैसे फॉर एग्जांपल कोई टेस्ट है और कोई टॉपिक हमने तैयार भी किया, लेकिन फिर भी एंड मोमेंट पे हम लोग वो प्रेशर में हैं, तो उस टाइम पे हम अपने नर्व्स को कैसे काम करेंगे, या हमारे साथ वाले हैं? ओके, आपने काफी चीजों को कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया अपनी बात में। पहली बात आप कह रही हैं कि आपने डिले नहीं किया खुद से। ठीक है, खुद से डिले नहीं किया, इसका मतलब है दैट इज नॉट प्रोक्रेस्टिनेशन। वो अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस की वजह से डिले हुआ है, वो किसी और अवामिल की वजह से आपका काम जो है वो ताखिर में पड़ गया है, उसमें आपका कोई कसूर नहीं था, कोई जी और जी मसला हो गया,
वो प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं है, वो और चीज है, ठीक है। सो इसका मतलब ये कि आपको प्रोक्रेस्टिनेशन का मसला नहीं, आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर रही। प्रोक्रेस्टिनेशन, मैं बार बार यही बता रहा हूँ, वो ताखीर है जो आप कि अपने कुदरत होते हुए और अपना इख्तियार होते हुए आप उस काम को डिले कर रहे हैं, ठीक है, वो प्रोक्रेस्टिनेशन है। अगर ऐसी बात नहीं है तो देन देयर मस्ट बी अनदर रीजन, जो कि आगे आने वाले सेशंस में आएंगी, और भी रीजंस टाइम मैनेजमेंट के सिलसिले में। इसके लिए मैं फिर आपको दोबारा वही बताऊंगा, डू दैट क्वेश्चन है, तो आपको अंदाजा होगा कि किस अच्छा, वजह से मेरा हमारा, एक और क्योंकि क्वेश्चन। लास्ट मिनट स्ट्रेस का मतलब ये है कि किसी और वजह से वो काम डिले हो गया, और अब आपको लास्ट मिनट स्ट्रेस है, अब आपने वो काम करना है। या तो उस काम के मैनेजमेंट के लिए बैकअप नहीं था, क्योंकि आपने फोर्सी नहीं किया, आप वो जो बैकअप प्लान था वो आपके पास नहीं था जिस पे आप फॉल बैक कर सकें। ये आगे सेशंस में आएगा, बैकअप प्लान और वो सारा कुछ। बट राइट नाउ ये सेशन मैं उनके लिए फोकस कर रहा हूं। आप में से कुछ लोग हैं जो प्रोक्रेस्टिनेटर्स, कुछ ने काफी सारे हैं जो प्रोक्रेस्टिनेटर नहीं है। हो सकता है वो समझे कि जी हमारे लिए ये सेशन नहीं, हम तो प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते, राइट। लेकिन दिस इज टारगेट टूवर्ड्स, मैं एक एक करके इसलिए जाना चाह रहा हूं ताकि बेसलाइन से समझ आए। वो लोग जो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, खुद से काम को डिले करते हैं, क्योंकि लास्ट मिनट का प्रेशर, उसमें आपके काम खराब होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। और ऑनेस्टली उसका कोई हल भी नहीं है। हल इसलिए नहीं है कि आपने एग्जाम पूरा साल नहीं पढ़ा और आखिरी महीने के अंदर आपने सारी किताबें उठा के देख ली और आपको समझ नहीं आ रही कि अब मैं इसकी तैयारी कैसे करूं। आप एक इवेंट मैनेजमेंट की जो है वो कर रहे हैं और आखिरी टाइम पे जो है वो आपने सारा कुछ जो है आपने काम ही नहीं किया, सिरे से आपने उसको शुरू ही नहीं किया, प्रोक्रेस्टिनेट करके आखिर तक ले गए। तो अब तो नहीं हो सकता ना, नाउ इट्स टू लेट, बिकॉज आप टाइम को वापस नहीं ला सकते। दैट इज वाई टाइम इज इंपॉर्टेंट, दैट इज वाई वी आर सेइंग द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम। तो हाँ, आपका कसूर नहीं है, दैट इज अनदर डिस्कशन व्हिच वी विल ब्रिंग इन अदर टॉपिक्स। ठीक है, मेरा एक और क्वेश्चन भी है। जो सपोर्ट सिस्टम की आपने बात की है, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि मतलब कभी कभी ऐसे लगता है कि किसी को मशवरा दिया और थोड़ी देर बाद लगता है कि नहीं हमने गलत कर दिया, मतलब गलत उनको मशवरा दे दिया। जो आप ये कह रहे थे कि मतलब उनको मतलब कोई हमें जैसे कोई इस तरह के बात कोई करे या मतलब ऊपर वो कोई चीजें हमें पुशअप करती है, मुराल अप करती हैं, और कुछ चीजें मुराल डाउन करती हैं, तो हमें ये कैसे पता चलेगा किसी और का हमने मुराल डाउन कर दिया है? अच्छा, वो तो आप सपोर्ट सिस्टम है ना किसी और का, फिर वो तो जी जी जी। समवन इज सीकिंग यू आउट फॉर अ सपोर्ट, ठीक है। फिर आप नहीं सीख कर रहे। मेरा एम्फेसिस था कि आपने कैसे सपोर्ट सिस्टम अपना क्रिएट करना है, जिसके लिए पहला काम ये है कि वेल विशर्स ढूंढें। वेल विशर्स का मतलब ये इनकरेज करने वाले, डिस्करेज करने वाले नहीं, ठीक है। वो इनकरेज करने वालों में से फिर आपने ढूंढना है कि कौन एक्सपर्ट है इस काम का, जिस जिस काम को मैंने करना है उस किसका एक्सपीरियंस ज्यादा है। फिर आप उससे मशवरा मांगते हैं। मशवरा देते वक्त तो आप, वो तो बहुत ही एक 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 एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि जो अपने लिए पसंद करें वो दूसरे के लिए, वट एवर यू वुड डू इन सच अ सिचुएशन। दूसरी चीज, उससे भी पहले आपने ये सोचना है कि क्या आप इस काम के एक्सपर्ट हैं कि नहीं। अगर आप नहीं है तो आप मशवरा ही ना देना, आपको तो मशवरा नहीं देना चाहिए अगर आप इस काम के एक्सपर्ट नहीं है। मुझसे आप अगर कोई फतवा मांगेंगे तो मैं फतवा तो नहीं दे सकता, आई एम नॉट अ मुफ्ती, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दैट। मुझसे आप अगर किसी ऐसी चीज के बारे में पूछेंगे कि जी एक क्लोथ डिजाइनिंग कंपनी कैसे बनाना, आई डोंट नो अबाउट दैट, मुझे नहीं पता, तो मैं उस चीज में मशवरा कैसे दूं? मैं नहीं दे सकता। मैं मशवरा उसी में दूंगा जिसमें मेरा एक्सपीरियंस है, जिसमें मेरी एक्सपर्टीज है, पहली बात। और दूसरी बात, मैं वो मशवरा दूंगा कि मैं खुद अगर इस सिचुएशन में होता तो मैं क्या मशवरा देता। उसके लिए डिटेल में उस सिचुएशन को समझना जरूरी है। आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द पर्सन कि जो आपको डिटेल में बताए। जब तक आपको समझ ना आए उसकी सिचुएशन, आप इमोशनली इंटेलिजेंट इस हद तक होने चाहिए कि आपको पूरी तरह से समझ आ जाए कि उसका मसला क्या है। मसला जब तक समझ ना आए तो मशवरा ना दें, इससे फिर अगले का नुकसान हो सकता है, ठीक है। ठीक है, चलिए जी, जज़ाकल्लाह। Unmute yourself. अस्सलाम वालेकुम सर। मेरे दो क्वेश्चन है। एक ये कि हम अगर ये मतलब प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना चाहते और हम अपने काम को डिले नहीं करना चाहते, काम अपना करना चाहते हैं, तो हमें क्या मतलब क्या सीखना चाहिए? एक मोटिवेशन, कांस्टेंट मोटिवेशन होनी चाहिए
क्योंकि अब मोटिवेशन नहीं है तो आप वो काम नहीं करते। अब एक बंदा है, उसके वो एक डिसिप्लिन है, या तो डिसिप्लिन होना चाहिए कि मतलब हम एक डिसिप्लिन है, हमें काम नहीं करना, मतलब दिल नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी वो एक मतलब माइंड में है, एक बंदा डिसिप्लिन है तो वो काम कर रहा है। एक तो ये क्वेश्चन है कि इन दोनों में से मतलब कौन सी चीज होगी। और दूसरा ये कि ये जो आपने आइजनहावर मैट्रिक्स बताया, इसको जरा थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन कर दें कि इसको ज्यादा स्पेसिफिकली, कि मतलब अगर एक स्टूडेंट है तो उसने ये दो चार घर के काम करने हैं, और मतलब कमरा वगैरह सेट करना है, और फिर वो स्टडीज वगैरह करनी है, तो उस हवाले से वो ज्यादा स्पेसिफिक वो कौन कौन सी चीजें होंगी जो आपने डिफरेंट जगहों पे फील करनी है, ये बात अच्छा, है। ओके। अच्छा, पहली बात तो ये कि जब आप काम करते हैं तो रोजमर्रा के आप काम करने के लिए आए हैं दुनिया में, ठीक है। अब आप काम कर रहे हैं रोजमर्रा के, उसमें जो आप सिचुएशन बयान कर रहे हैं, एक तो होता है जो जो फौजी रूल होता है ना कि आपके सर पे डंडा है, उस डंडे के जोर पे आप काम कर रहे हैं। डंडे के जोर पे काम हो जाता है, प्रोडक्टिविटी नहीं होती, ठीक है। आपकी जो आपके जो अंदर अल्लाह ने सलाहियत रखी है किसी भी खास काम को करने की, वो नहीं हो सकती। वो कहते हैं ना, किसी मछली को दरख्त पे चढ़ना नहीं आता, तो आप किसी मछली को इस बात पे निकम्मा नहीं कह सकते कि वो दरख्त पे नहीं चढ़ सकती, ठीक है, क्योंकि ये उसका काम ही नहीं है। लेकिन अगर आप उसको दरख्त पे चढ़ाना चाहते हैं तो दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर दैट फिश, ठीक है। ये तो पहली बात है कि आप काम क्या कर रहे हैं, कि आप वो काम कर रहे हैं। अब एज ए स्टूडेंट आपने जो डिग्री सेलेक्ट की हुई है अपनी, या जो आपने करियर पाथवे सेलेक्ट किया हुआ है, क्या ये वो चीज़ है जो आप करना चाहते हैं या नहीं, ठीक है। आप डॉक्टर बनना नहीं चाहते थे, आपको मैथ पसंद थी, फिजिक्स पसंद थी, आपको बायोलॉजी पढ़ाई जा रही है, तो आप तो यू आर इन अ रॉन्ग सिचुएशन। तो पहली बात तो मोटिवेशन तब तक नहीं आएगी जब तक आप राइट सिचुएशन में नहीं होंगे, ठीक है। व्हेन यू आर इन द राइट सिचुएशन, लोगों ने जो है वो मिड मिड लाइफ करियर चेंजेस किए हुए हैं और फिर उसके बाद कामयाब भी हुए हैं, ठीक है। देयर आर सर्टेन एग्जांपल्स, अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स, ठीक है, कि जो काम पसंद नहीं था, बहुत से लोग हैं प्रोफेशनल डिग्रीज की हुई हैं, डॉक्टर्स हैं, उन्होंने अपना स्पेशलाइजेशन की, उसके बाद बिजनेसेस में चले गए और वो बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर्स हैं। तो ये आपने डिसाइड करना है कि आप उस काम के लिए बने हैं कि नहीं है, तभी आपकी मोटिवेशन वाला फैक्टर होगा। फिर मोटिवेशन कैसे आएगी, वो वही छोटे छोटे टास्क करते 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 यू गोना गेट इनटू बिगर टास्क्स। तो वो उस पर हम बात कर चुके हैं। अब स्टूडेंट, ये जो मैट्रिक्स का मैं बताता हूँ, जो स्टूडेंट की हैसियत से, नाउ यू आर अ स्टूडेंट। स्टूडेंट का काम आपने खुद ही बता दिया कि मैं स्टूडेंट हूं, तो बीइंग अ स्टूडेंट इज योर जॉब, राइट। आप स्टूडेंट इसीलिए कि यही आपका काम है ना, आपने पढ़ना है, ठीक है। अब वो पढ़ाई से रिलेटेड जो काम होंगे ना, पढ़ाई से रिलेटेड, वो आपके डू नाउज में आएंगे। आपके असाइनमेंट्स, आपकी वीकली असाइनमेंट्स, डेली असाइनमेंट्स, टेस्ट है, पढ़ना है, वो आपके डू नाउ में आएंगे। उस चीज को कोई और फैक्टर इफेक्ट नहीं करना चाहिए, वरना आपकी प्रोडक्टिविटी कम होगी, ठीक है। स्केड्यूल में क्या आएगा, स्केड्यूल में ये आएगा, डू नाउ में है आपका, आपके वो वाले काम जिसका इफेक्ट आपके ग्रेड्स के ऊपर होगा। नहीं, आपके ग्रेड्स वो चीज खराब कर सकती है या अच्छे कर सकती है, वो आपके डू नाउज में आएंगे। लेकिन आप इतने अच्छे स्टूडेंट भी होते हैं, पूरे स्टूडेंट कहते हैं ना 40 वाला पास होता है और 99 वाला जो एक्स्ट्रा एफर्ट करता है, एक्स्ट्रा क्रेडिट आपने लेना है, उसको आप स्केड्यूल में डाल सकते हैं कि यार एक्स्ट्रा क्रेडिट के लिए मैं इस टॉपिक को, चले सर टीचर ने कहा था कि मैंने ये पढ़ना है, लेकिन मैं अपने समझने के लिए और अपने उसके लिए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि ये साथ में ये टॉपिक भी पढ़ लूं, किसी और किताब से, किसी और जगह से मैं पढ़ लूं, या इसके ऊपर मैं कोई, सर ने तो लेक्चर दे दिया, मैं यूट्यूब पे किसी का लेक्चर सुन लूं तो वो कर लूं, रिलेटेड टू योर मेन गोल बीइंग एज अ स्टूडेंट। वो आप स्केड्यूल में डाल सकते हैं, ठीक है। स्केड्यूल के बाद डेलीगेट में आप वो टॉपिक एज ए स्टूडेंट डाल सकते हैं, या वो काम डाल सकते हैं जो आपसे इमीडिएटली रिलेटेड लोग हैं, या उनके जिम्मे, या आपकी कोई और जिम्मेदारी जो घर की जिम्मेदारी है वो है, और उन जिम्मेदारियों का डेलीगेट में डाल सकते हैं। लेकिन ये आपने करना किस तरह, कैलेंडर ब्लॉकिंग मैं इसके बाद समझाऊंगा, अभी एक दिन में सारा कुछ बताऊंगा, ये खत आपके जहन में नहीं रहेगा। लेकिन डेलीगेट आप फिर वो काम करेंगे जो आपके स्टूडेंट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपकी बाकी लाइफ को अफेक्ट कर सकते हैं, आपके रिलेशनशिप्स को अफेक्ट कर सकते हैं, आपकी बाकी चीजों को अफेक्ट कर सकते हैं। किसी के वहां जाना है, दुआ पे जाना है, किसी ने कोई खुशी गमी, ये वो जो हमारे माशरती, जो एज ए कम्युनिटी जो हमारी ऑब्लिगेशंस होती हैं, जो काम होता है, आप उसमें डाल सकते हैं।
डिलीट में आपने वो टास्क डालने हैं कि जिसका आपको ना दीन का फायदा है ना दुनिया का फायदा है। दैट इज टोटली एब्सर्ड, ठीक है ना। वो आपने डिलीट में डालने, उन टास्क को आपने डाल के और मार्क फॉर लेटर। कभी को बहुत ही फारिग टाइम वेकेशन लेनी होगी साल के अंदर, वेकेशन मैंने कहीं जाना है घूमने फिरने मजा करने, ठीक है, वो आप डिलीट में इस तरह डाल दें कि वो दूर रस के काम है। तो जब आपके ये 3 काम पूरे होने लगेंगे और आपके पास टाइम है, आप डिलीट की वाले कामों की तरफ जा सकते हैं, वरना उसकी तरफ जाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इससे आपकी लाइफ नहीं इफेक्ट हो रही। ठीक है, समझ गए मेरी बात? तो ये बेसिकली आप इस तरह से इसको प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। अगर मजीद भी कोई क्वेश्चन हो तो जस्ट लेट मी नो। और ये जब मैं आपके साथ ये एक्सेल फाइल शेयर करूंगा ना, ये तो सिर्फ एक पिक्चर यहाँ पे शेयर हुई है आपको बताने के लिए। वो एक्सेल फाइल में इसकी मजीद फिर वो जब आप देखेंगे तो इसके अंदर इसकी मजीद डिटेल्स हैं विच विल हेल्प यू मोर। ठीक है, चलें जी, एक और क्वेश्चन लेते हैं एंड आई थिंक दैट शुड डू इट। जी मलिया, आप अनम्यूट कर लीजिए और क्वेश्चन पूछ लीजिए। ओके, क्वेश्चन इज कि जो गोल हम लोग सेट कर रहे हैं, तो वो अगर जैसे मैं बड़ा सेट करती हूँ, इवन देन इट्स टू चैलेंजिंग। इफ आई कीप लाइक अ स्मॉलर गोल, इट्स टू अनचैलेंजिंग बेसिकली। तो उसको किस तरह से, लाइक आई एम स्टक इन दिस विशियस साइकिल। अच्छा, आपका क्वेश्चन जहां तक मैं समझ पाया हूँ वो ये है कि आप गोल तो एक ही होता है ना, गोल इज द सेम, लेकिन उस गोल तक पहुंचने के लिए जो टास्क होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। या आई एम टॉकिंग अबाउट द टास्क बेसिकली। तो आपका क्वेश्चन क्या है कि वो टास्क भी नहीं अचीव हो पाते? हाँ, टास्क अगर मैं जब मैं प्लान कर रही हूँ, तो फिर व्हेन आई सेलेक्ट द टास्क, तो वो या तो मैं बहुत बड़ा कोई ऐसा चैलेंज हो जाएगा, ठीक है, but that's too challenging, so I won't be able to do it. And if it's too small, then it's too unchallenging. So how do you basically decide that amount that is that compels you to act? Unchallenging is better. शुरू करने के लिए अनचैलेंजिंग बेटर है, ठीक है। अगर वो अनचैलेंजिंग है, आप इजीली एक छोटा टास्क कर रही हैं, ठीक है, और आप कहते हैं यार ये तो बहुत ही आसान था, मैं तो 2 टास्क कर सकती हूँ एक के टाइम में, आप उसको मर्ज कर लें। आप उस एक टास्क को थोड़ा सा बढ़ा लें। इंक्रीमेंट जो मैंने पहले स्लाइड में बताया था ना, इंक्रीमेंटल इंक्रीज, तो वो इंक्रीमेंटल इंक्रीज यही होता है कि आप अगर एक टास्क आराम से कर पा रहे हैं तो आप फिर उस टास्क को बढ़ा लें, ठीक है। तो आप कंफर्टेबली जितना कर पा रहे हैं आप उतना रखें, क्योंकि फिर मैं अगेन बता रहा हूं आपका लिम्बिक सिस्टम आपको तंग करेगा अगर आप कंफर्ट में से ज्यादा निकल आएंगे, ठीक है, अगर वो ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा। लेकिन अगर वो छोटा छोटा टास्क आप आसानी से कर रहे हैं तो गुड इनफ, डू इट। सिर्फ आपका गोल ये कि आपका गोल उस रियलिस्टिक टाइम के अंदर पूरा हो रहा है, ठीक है। अगर तो आप अपने गोल की तरफ अपने टाइम के ऊपर बढ़ रहे हैं तो दैट्स फाइन, टोटली दैट्स गुड। उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर आप अपने छोटे छोटे, अगर अनचैलेंजिंग भी है तो आप करते ना, आपका मेन मकसद तो गोल अचीव करना है। As far as you are reaching your goal, it's good enough। और अगर आप कहते हैं कि जी वो एक टास्क मैंने 2 घंटे दिए थे कि मैं उसमें एक टास्क को पूरा करूंगी, लेकिन वो टास्क तो मेरा आधे घंटे में हो गया, तो ठीक है, फिर आप टास्क कंबाइन कर लें। आप 2 टास्क को कंबाइन करके एक बना लें, आप उसको बढ़ा दें कि 2 घंटे का टाइम आपने टाइम अलॉट किया हुआ है उसको, तो उस 2 घंटे के अंदर आप जितना कर सकते हैं आप उतना कर लें, फिर उसको अपना टास्क या चंक बना लें उसको। जी सर, मजीद हम क्वेश्चन लेंगे या आई थिंक हम एक और ले सकते हैं, बिकॉज उसके बाद हाँ चलें एक और ले सकते हैं। जी सालिया, अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुझे काइंडली ये बताइएगा कि जो रूल्स हमारे बड़ों के लिए हैं टाइम मैनेजमेंट के, सेम वही रूल्स बच्चों के लिए भी हैं? उसी तरह हम बच्चों को टाइम मैनेज करना सिखाएंगे या उनके लिए कोई डिफर है? और माय सेकंड क्वेश्चन ये इसी से रिलेट करता है, दूसरा कि जो प्री फर्टल कॉर्टेक्स है उसमें
और ये जो लिम्बिक वो है वो बच्चों का भी सेम इसी तरह वर्क करता है जैसे बड़ों का वर्क करता है। और बच्चों की 12 इयर्स तक की बात कर रही हूँ, मतलब फ्रॉम 6 to 12 इयर्स उनका डिफरेंट होता है। और फिर उसके बाद कब, मतलब मुझे एज डिफाइन कर दीजिए प्लीज। अच्छा बच्चों का जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है ना, वो एवरेज एज बताई जा सकती है, क्योंकि हर बच्चा डिफरेंट होता है। बास का जल्दी हो जाता है, बास का नहीं। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का मतलब ये है कि जब उसका फुली डेवलप होने का वो तकरीबन 13 से 14-15 अप टू 17 ईयर्स, डिपेंडिंग ऑन कि किस एनवायरनमेंट में वो है। बाज बच्चों का जल्दी भी हो जाता है। तो वहां पे जब उनका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप हो जाता है तो वो डिसीजंस लेना और फिर उन डिसीजंस के जो नतायज होते हैं उसको समझना शुरू कर देते हैं बच्चे। उनको शऊर आ जाता है, ठीक है। तो उस शऊर से पहले आपने क्या करना है कि आपने डिसाइड करना है उनके लिए कि क्या उनका ये गोल, कौन सा गोल अहम है, कौन सा नहीं है। गोल्स आप डिसाइड, पेरेंट्स डिसाइड करते हैं बच्चों के ना मेन गोल्स। उससे पहले पहले वो सॉरी फॉर गोल्स जब इंटरप्टिंग, किस एज से पहले पहले पेरेंट्स डिसाइड करते हैं? आपको मैं कह रहा हूँ 7 ऑनवर्ड्स, ठीक है। 7 ऑनवर्ड्स आपने देखना होता है बच्चे का रुझान, कि उस बच्चे का रुझान किस तरफ है, लिहाजा उसके लिए रियलिस्टिक गोल्स डिसाइड करें। अनरियलिस्टिक ना कि मेरा बच्चे ने डॉक्टर ही बनना है या मेरे बच्चे ने इंजीनियर ही बनना है। डू नॉट डू दैट टू योर किड्स। आपने वो रुझान चेक करना है, किन सब्जेक्ट्स की तरफ उसका रुझान है। एक बच्चा सारे सब्जेक्ट्स में अच्छा ना भी हो तो डजंट मैटर, जिसमें अच्छा है आप उसकी तरफ उसको इनकरेज करें, बच्चे के साथ डिस्कशन करें। 7 सर और ऑनवर्ड्स। अगर सिर्फ आखिरत के लिए उनको इनकरेज करना हो तो उसका भी सेम, और उसके लिए सेम रूल सेम फॉर्मूला। आखिरत के लिए तो सबसे फॉर्मूला पहली बात है, वो तो डेफिनेटली यू नो। जी, तो अब सेम उसके अंदर फॉर्मूला चले, अपना होगा। आखिरत की बात अगर करते हैं, बच्चे को नमाज की तरफ लाना है, उसकी तरफ लाना है, तो जो रिवॉर्ड सेंटर है ना, उसके रिवॉर्ड सेंटर को एक्साइट किया करें हर अच्छे काम के ऊपर। हर अच्छे काम के ऊपर कोई ना कोई रिवॉर्ड रखे, छोटा मोटा। जो चीज उसको पसंद है, कोई खाने की चीज पसंद है, कोई और चीज पसंद है, कोई एक्टिविटी पसंद है, कोई प्लेफुल एक्टिविटी पसंद है, उसको खेलना चाहता है या वो करना चाहता है, इतना करें कि वो उस काम को अचीव करने के बाद ही उसको वो चीज मिले। अगर उसको उसके पसंद की चीज बगैर कहे सुने माँ बाप लाके उसको देंगे तो बच्चा बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, ठीक है। तो मेक श्योर कि वो टास्क ओरिएंटेड हो। आपने 7 साल के बाद, 7 साल तक तो उसको छोड़ दें, बेशक वो जो मर्जी करता है वो एक्सप्लोर करता रहता है, ठीक है। 7 साल के बाद, ठीक है, जब वो आपसे बातें, आपसे सवाल पूछने शुरू कर देता है ना बच्चा, जब क्वेश्चंस शुरू कर देता है कि ये क्या है, वो क्या है, इनकरेज हिम टू आस्क क्वेश्चंस। और उसके बाद उसको टास्क ओरिएंटेड रिवॉर्ड सिस्टम, मतलब ये कि कोई टास्क उसने अच्छा किया तो आपने रिवॉर्ड दिया, ताकि उसके जहन में वो रिवॉर्ड वो रीइंफोर्स होता जाए। उसने नमाज पढ़ी, उसको रिवॉर्ड मिला। उसने कोई अच्छा काम किया, उसको रिवॉर्ड मिला, ठीक है। वो रिवॉर्ड आप जब करेंगे तो वो जब 13-14 साल उस तक पहुंच जाएगा ना, तो उसका वर्ल्ड व्यू उसके ऊपर सेट हो जाएगा। जब सेट हो जाएगा उसके बाद फिर आप मजीद उसको फिर इस मैट्रिक्स की तरफ ला सकते हैं जो बड़ों के लिए है, जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से टाइम मैनेज करना है। देन यू कैन ब्रिंग हिम टू दिस। उससे पहले आपने उंगली पकड़ के उसको कराना होता है, और टास्क ओरिएंटेड। ये बेटा ये टास्क करना है, ये करना है, इसके ये वजूहत है। वो क्वेश्चंस करेगा, क्यों का रीजन आपने उसको देना है। उस रीजन के लिए उसे कहीं बाहर ना जाना पड़े, कहीं और ना जाना पड़े, बिकॉज आप उसके वेल विशर और सपोर्ट सिस्टम है, कोई और उसका वेल विशर सपोर्ट सिस्टम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। देयर इज अ रिस्क। तो उस रिस्क को अवॉइड करने के लिए मेक श्योर यू लिसन टू योर किड। आपने उसको शन नहीं करना कि चुप कर जाओ बेटा, मतलब एनी टाइम ही आस्क क्वेश्चंस यू नीड टू गिव हिम एन आंसर। मुश्किल काम होता है, हम लोग अवॉइड करते हैं। मैनेजमेंट का सर, टाइम मैनेजमेंट के सेम रूल्स रहेंगे और हम अपने बच्चों को फ्रॉम 13 टू ऑनवर्ड। टाइम मैनेजमेंट वही मैं कह रहा हूँ कि वो 12-13 साल के बाद उसका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप होना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद आप उसको टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर सिखाएंगे जैसे एडल्ट्स। फिर आप उसको एडल्ट्स की तरह ट्रीट करेंगे, फिर वो बच्चा नहीं रहा, फिर वो एडल्ट हो गया। देन यू हैव टू ट्रीट हिम विद एडल्ट्स एज एन एडल्ट, ठीक है। थैंक यू, जज़ाकल्लाह मिन खैर। चले वी एंड करते हैं सेशन, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में दोबारा बात यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। फीडबैक फॉर्म्स, क्वेश्चंस, जस्ट गिव मी क्वेश्चंस, फीडबैक, जो आप मजीद सीखना चाहते हैं, जो आपको नहीं समझ आया, वो भी व्हाटएवर आप लिख डालें, बता दें।
और मैं ये दूसरी फाइल आपके साथ शेयर करूँगा, एक्सेल फाइल आइजनहावर मैट्रिक्स की। तो ये भी आप इसको यूज़ करना शुरू करें और फिर देखें कि क्या क्या रिजल्ट्स आते हैं। और जो टाइम मैनेजमेंट का टूल था, उस टूल को फिर दोबारा से अप्लाई करके देखेंगे कि आपका स्कोर बढ़ता है कि नहीं। ठीक है, उससे आपको दोबारा अंदाजा होगा। चलें, ओके। बहुत शुक्रिया सर फॉर प्रेशियस सेशन। ये सेशन अभी एंड नहीं है, इसके सेकंड पार्ट था और आगे इसके पार्ट्स आते जाएंगे। और आप लोग हमारे साथ रहें नेक्स्ट सेशंस में भी। और फीडबैक फॉर्म को लिंक को कॉपी भी कर सकते हैं और अपनी सजेशंस और क्वेश्चंस उसमें ज़रूर देते जाएं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए सबको अल्लाह हाफिज़।